बीच में रक्षाबंधन आ गया है और साथ ही साथ में संडे भी था। और आपको मैंने ये क्वेश्चन लिखने को दिया था मेंस के लिए कि आपको अभी से आंसर राइटिंग करनी है, और ये ना सोचिए कि बाद में जाकर के प्रीलिम की तैयारी करेंगे उसके बाद हम मेंस की आंसर राइटिंग करेंगे। तो इतना मत सोचिएगा, अभी से आंसर राइटिंग करने लग जाइए। अभी आई थिंक 8-10 स्टूडेंट ने आंसर राइटिंग की है ये इस वाले क्वेश्चन की। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वो था आपका नागरिकता और पहचान का संकट समकालीन भारत में किस तरीके का है। तो क्लियरली आपको इससे पता लग रहा था कि आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि पढ़ना एक सेक्शन है, उस समझना उसका दूसरा सेक्शन है। क्योंकि हम इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, उस नागरिकता के बारे में पढ़ चुके हैं कि आपको नागरिकता जो है किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से ली जा सकती है, और क्या उसमें इश्यूज हैं, अलग अलग स्टेट में क्या इश्यूज हैं। तो वो हम सब चीजें नागरिकता से संबंधित सब कुछ हम पढ़ चुके थे पॉलिटी में। अब वही जो चीजें हैं वो आपको इससे रिलेट करनी थी। थोड़ा सा एक खाका बता देते हैं आपको, ठीक है। हाँ ऐसे था, ऐसे आंसर राइटिंग करनी है आपको, ऐसे था ये। लेकिन ऐसे में भी आपको चीजें तो वही यूज करनी थी जो आपको आंसर में करनी होती हैं। जीएस से रिलेटेड था। ऐसे बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिर्फ जीएस से रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली आप जीएस से उनका आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे ऐसे होते हैं जो आप जीएस से नहीं निकाल सकते हैं, जीएस का थोड़ा बहुत डाटा आप लेंगे वो आप कर सकते हैं यूज। लेकिन यहाँ पर ये वाला जो आप ऐसे देखें उसमें पूरा का पूरा जीएस का ही हिस्सा इसमें था। तो पहले हमें लग रहा था, देखो स्टार्टिंग से ही लग रहा है हमें पता, नागरिकता। तो पहले आप नागरिकता के बारे में बताइए, ठीक है। दूसरा, पहचान का संकट है। दूसरी टर्म क्या है इसमें, पहचान का संकट थी। और तीसरा इसमें था समकालीन भारत में, विमर्श नहीं था, समकालीन भारत में कुछ और चीज थी। यहाँ पे विमर्श था, क्या था, अच्छा समकालीन भारत में विमर्श कीजिए, ऐसा था कुछ, ठीक है। तो यानी कि जो चुनौतियां हैं समकालीन भारत में वो कौन कौन सी हैं ये आपको यहां पर लिखना था। तो इसको आपने तोड़ मरोड़ करके आपने सामने पेश कर दिया कि भैया पहचान का जो संकट है वो किस तरीके से है। वो चाहे वो धर्म का हो, चाहे वो कास्ट का हो, चाहे वो बाहर से कोई लोग आ रहे हो, रिफ्यूजीज का हो, जो रिफ्यूजीज कहते हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का हो, सीएए का हो, एनआरसी का हो। तो ये सब चीजें आपको एक ही ऐसे में लिखनी थी, लेकिन उसे एक सिस्टमेटिक वे में लिखना था। तो आई होप जिन जिन ने लिखा है क्या वो अभी यहाँ पर है, एक बार मुझे बता दो ताकि हम एक बार डिस्कस कर लें। जल्दी से मुझे मुझे अपने नाम बता दो जिनने ये आंसर लिखा है यहाँ पर, ताकि हम डायरेक्टली उनके नाम पर जाएं। ऐसा ना हो कि कोई क्लास में ना ही हो तो हम डिस्कस करने लग जाएं उनके बारे में। अब यहाँ पर होने चाहिए वो लाइव क्लास में, तभी फायदा है ना। कल्पना कीजिए कि एक दिन आपसे कहा जाए इस देश में रहने का कोई कानूनी प्रमाण दीजिए, वरना आप नागरिक नहीं माने जाएंगे। यह डर आज देश के लाखों लोगों की हकीकत बन चुकी है। यही है समकालीन भारत का नागरिकता और पहचान संकट। आप सब लोगों से मत रिलेट कीजिए, यह डर आज के लाखों लोगों की हकीकत बन चुका है। आज देश के लाखों लोगों की हकीकत बन चुका। हाँ, नागरिकता वैधानिक स्थिति जो व्यक्ति को उस राष्ट्र में रहने, कार्य करने, अधिकार पाने की शक्ति देती है, अधिकार देती है, अधिकार पाने का देती है। ये क्या लिखा हुआ, आई थिंक मे बी यहाँ पर आप ना हो, जहां तक मुझे लग रहा है। उदाहरण के लिए इस तरीके से ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन फॉर्मेट में, ये ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। कानूनी सबूत की मांग है, धार्मिक ध्रुवीकरण है, राजनीतिक है, प्रभाव 2019 का संशोधन क्या कहता है, और समाधान क्या हो सकते हैं, पीएन ये चीजें कही है, निष्कर्ष, ठीक है। क्वेश्चन के फॉर्मेट में ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं है। देन वी हैव, ये नाम किसने का, सुजाता। राइटिंग अच्छी है, अंडरलाइन नहीं किया हुआ है, मे बी जहां तक मुझे लग रहा है कि अंडरलाइन नहीं किया हुआ है ना। अंडरलाइन करना था आपको। क्लियर तो दिख रहा है ना आपको, मुझे लग रहा है थोड़ा सा ब्लर तो नहीं दिख रहा है कहीं, एक मिनट जरा, जस्ट वेट अ सेकेंड। ऐसा तो नहीं है कि ब्लर दिख रहा हो, नहीं ब्लर तो नहीं दिख रहा है। तो समकालीन विश्व, ठीक है, लिखते रहिए लिखते रहिए। स्टार्टिंग ठीक है, लेकिन अंडरलाइन नहीं किया हुआ, अंडरलाइन करो। जैसे ये है 2019 में सीए लागू हुए नागरिकता संशोधन अधिनियम में कुछ पड़ोसी देशों में हिंदू, जैन, सिख, पारसी उनको नागरिकता देने के लिए शामिल, मुसलमानों को इसमें शामिल नहीं किया गया। ये सारी स्टार्टिंग थोड़ा सा वो रिदम में आना चाहिए, एक रिदम में आना चाहिए, उस रिदम के बाद वो लिखेंगे आप। यहाँ पर वो रिदम नहीं आई थी अभी, या आप इसके बारे में डायरेक्टली आप लिखते हैं इसको। नागरिकता और पहचान में भारत, अब पता भी ये लगना चाहिए कि आप कहां पर पहचान के बारे में लिख रहे हैं और कहां पर आप नागरिकता के बारे में लिख रहे हैं। वो क्लियरली वहां पर नजर जानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा है वोट बैंक, जो आपने वोट बैंक लिखा है, तो ये आपकी की टर्म है, हो सकता है की टर्म हो आपकी, तो उसका ध्यान वहां पर रखिए कि ये मुझे अंडरलाइन करना था। भारत एक विविधताओं वाला देश है,
थोड़े से पेजेस हैं, चांदनी है, ठीक है। नागरिकता का मतलब है, नागरिकता के बारे में बताया है। भारत में लोकतंत्र के अनुसार पहचान का मुद्दा सबसे बड़ा बन गया है। भारत के लोकतंत्र के अनुसार कोई व्यक्ति भारत की जन्मा हो या नहीं हो, यहाँ पर क्या है, इसके बीच में कनेक्टिविटी नहीं है। वो कनेक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए कि इसमें जो एंड में आया है वहां से आपकी शुरुआत होनी चाहिए। फिर अगर आप कह रहे हैं कि पहले हम नागरिकता का अर्थ जान लेते हैं कि नागरिकता क्या है, और आप यहाँ पर नागरिकता का अर्थ बता रहे हैं, वो आपकी कनेक्टिविटी है। या फिर हम जान लेंगे कि यहाँ से हम भारत जैसा जो लोकतंत्र है उसमें किस तरीके से ये सुनिश्चित हम करवाएंगे कि इतने बड़ी जो पॉपुलेशन है उनको नागरिकता जो नागरिकता का प्रमाण है या ये सब इश्यूज जो फेस कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट का जो इशू फेस कर रहे हैं, उसको हम कैसे टैकल करेंगे। देन तो कनेक्टिविटी जो है वो बननी चाहिए इसके बीच में, जो पैराग्राफ के बीच में नहीं है। राइटिंग और अच्छी करो। देश नागरिक आधार धर्म हो सकता है या नहीं, आज के समय में पहचान का मुद्दा उतना जटिल नहीं है। आपने अंडरलाइन नहीं किया, थोड़ा सा खुला खुला सा लिखो। मे बी इतने बड़े बड़े पैराग्राफ तो नहीं होने चाहिए। एक एक वाले में, एक ये आपका पैराग्राफ हो गया, 2 हो गया या 3 हो गए, 3-4 जो पैराग्राफ हैं वो एक में आने चाहिए, एक पेज में, उससे ज्यादा नहीं जाने चाहिए। उसके बाद लिखा है किसने, रोहन ने, गुड, राइटिंग अच्छी है। भारत एक देश ऐसा है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6, यहाँ तक आपका पैराग्राफ है, या शायद यहाँ से आप कह रहे हैं कि यहाँ से आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया। मे बी अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि यहाँ से उसको शुरू करो, बिल्कुल यहाँ से मत करो शुरू, फिर पता ही नहीं लगेगा कि आपका नेक्स्ट पैराग्राफ कहाँ से और पहला पैराग्राफ कहाँ पर एंड हुआ है। इसलिए जब आप पहला पैराग्राफ एंड कर रहे हैं, अगर आपका वो अंतिम में एंड हो रहा है, तो कोशिश कीजिए कि उसको यहाँ से शुरू करें, ताकि ये पता लगे कि आप नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो लिख रहे हैं। जैसे कि आप लिख रहे हैं यहाँ पर, तो जरूरी नहीं यहाँ से कर दो थोड़ा शुरू, ठीक है। नागरिकता का मतलब होता है कोई व्यक्ति उस देश का कानूनी नागरिक है, उस देश का कानूनी नागरिक है। इससे उसे बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, जैसे कि वोट डालना, सरकारी नौकरी पाना, शिक्षा का हक और सुरक्षा का भरोसा। लेकिन जब वो नागरिकता का धर्म जाति से जोड़ा जाने लगे, तब देश में कुछ लोग अपने ही देश में पराये महसूस करने लग जाते हैं। नहीं, ये कुछ आपने अलग से लाइन लिख दी, ये आपने कुछ अपनी फीलिंग्स के साथ जोड़ दी। तो जब भी आप अपनी फीलिंग्स जोड़ देते हैं उसमें थोड़ा डीप चलने लग जाते हैं, और हमेशा ऐसा होता है, कोई भी ऐसे होगा जहां पर आप थोड़ा डीप चलने लग जाएंगे। मुझे भैया अब याद आ रही है कि ये कैसा था, क्या हो रहा था उस समय, ठीक है, तो वो शो नहीं होनी चाहिए। आपको लगना चाहिए कि ये ऐसे जो है वो आपकी भावनाओं से प्रेरित नहीं है। भावनाएं जो होती हैं वो एक तरफ होती हैं, क्योंकि आपको भावनाओं से बह करके नहीं जाना है इसमें। जैसे कि मान लीजिए ऑफिसर, आप ऑफिसर रैंक पे हैं और आपको ये कहा गया कि वहां पर कुछ दंगे हो गए हैं, और अपनी भावनाओं में बह करके आप उसने कुछ गलत डिसीजन ले लिया या कुछ भी कर लिया, तो वो नहीं है। वैसे ही आपकी भावनाएं हैं वो इसमें शो नहीं होनी चाहिए, आपका जो तर्क है वो इसमें शो होना चाहिए। तो कानूनी, ये कह रहे हैं आप पहला नागरिकता, ठीक है, ये भी ठीक है। दूसरी तरफ असम में, ठीक है, ऐसे कनेक्टिविटी है कि पहली तरफ ऊपर लिखा था आपने कि दूसरी तरफ, पहली तरफ तो नहीं लिखा होगा मे भी, अगर ऐसा कुछ लिखा है। हाल ही में ये हो गया दूसरी तरफ, ठीक है, दूसरी तरफ आसाम में एनआरसी लागू, जिसमें हर व्यक्ति, यहां पर भी अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करना जरूरी है, क्योंकि तभी पता लग जाए समस्या का हल यह है कि सरकार और नहीं, देखो जो बस, अच्छा यहाँ नीचे है समस्या का हल, ठीक है, ओके ओके, अंत में गुड। देन हमारे पास से किसके आंसर कॉपी है ये, बीपी कश्यप। बीपी कश्यप, हु इज बीपी कश्यप? अब जिसने नहीं लिखा है उसको ये तो क्लास बोरिंग लग रही है, उनके लिए बोरिंग है ये क्लास, क्योंकि आपने लिखा ही नहीं है। जब तो आपको तो कैसे एंटरटेन करवाएं हम? आपने अगर लिखा होता तो आपको भी लगता कि हमारी आंसर कॉपी आने वाली है, अब थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा, अब अच्छा लगेगा। तो आपने लिखा ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं इसके लिए, है ना। नागरिकता किसी देश की सीमाओं के भीतर रह रहे नागरिकों के लिए विशेष पहचान होती है, यह पहचान नागरिकों को वहां के, ठीक है। एंड ये वाला भी लगभग अच्छा हिस्सा है। इतना जो पैराग्राफ है सेम आप भी यहां से लिखना शुरू करो। वर्तमान में अंडरलाइन आपने भी नहीं किया हुआ है। दिखने में प्रेजेंटेशन जो है वो पहला ये इशू है कि प्रेजेंटेशन अपनी सही बनाओ। अभी आपके पास समय है। जब प्रेजेंटेशन का समय नहीं रहता है तो आप कंटेंट पर ही पूरा का पूरा काम करते हैं, क्योंकि अभी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, अभी आप वो चीजें सीख रहे हैं। अभी से आप सोचेंगे कि मुझे भैया बहुत बड़ा बढ़िया कंटेंट यूज करना है, जितना अच्छा हो सके वो करना है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए कोशिश कीजिए कि जितनी आप प्रेजेंटेशन अच्छी अभी कर पाएंगे, जितनी अच्छी आप हैंडराइटिंग कर सकते हैं, जितनी अच्छी आप स्पीड कर सकते हैं, इन पर अभी इनिशियली काम करो। जो बाद वाले प्रोसेस हैं, जैसे कंटेंट है,
कंटेंट इनरिच करना है आपको, अपना ऐसे करना है, लेकिन वो बाद में आएगा, अभी सीधे तो आएगा नहीं। तो इसलिए कोशिश वो करो कि अभी पूरी की पूरी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी बहुत अच्छी हो जाए। खो बैठते हैं, इसमें भी ये हो गया, पुनर्निरीक्षण किया जाना चाहिए। एसआईआर जो आपने बिहार वाला दिया, गुड। आई थिंक किसी और ने दिया होगा तो अच्छी बात है, इसलिए भारत सरकार। लेकिन ये आपकी एंडिंग जल्दी हो गई। एंडिंग ऐसी भी नहीं होनी चाहिए एकदम से खत्म हो गया, है ना, एकदम से एंडिंग नहीं होनी चाहिए। एंडिंग बिल्कुल आराम आराम से होनी चाहिए, पता लगना चाहिए कि आप एक एंड की ओर जा रहे हैं। वैसे ही जैसे आप कह रहे हैं कहीं पर आप शुरुआत में एक स्टोरी बता रहे हैं, तो उस स्टोरी में आप पहले एक बहुत बढ़िया सा सस्पेंस लाते हैं कि भाई ये है स्टोरी, लेकिन बीच में आप वो स्टोरी का पूरा फॉर्मेट बता रहे हैं और अंत में उस स्टोरी को आप खत्म कर दे रहे हैं, वो सस्पेंस भी खत्म हो गया। उसी तरीके से आप सस्पेंस को स्टार्टिंग से जोड़िए, बीच में एक मूवी की तरह सोचिए। आप सोचिए कि आप एक मूवी बना रहे हैं, किसी इसी पर आप मूवी बना रहे हैं, तो आप किस तरीके की मूवी बनाएंगे? आप पहले क्या शॉट देंगे आप, और बीच में आप क्या क्या लिखेंगे, क्या आपके हीरो हीरोइन कर रहे हैं बीच में, हीरो हीरोइन का सेंस इन द सेंस जो आपका कंटेंट है वो बीच में क्या कर रहा है, जो लोग हैं बीच में वो क्या कर रहे हैं। एट द एंड आप फिर उस मूवी का पूरा कंक्लूजन दे देंगे कि भाई ये मूवी थी। किसी ने महाराजा मूवी देखी होगी मे बी, तो महाराजा मूवी में क्या होता है कि पहले एक आपको बता दिया जाता है कि भाई ये है डब्बा वाला, अगर आप सबने किसी ने देखी होगी, हो सकता है मेजोरिटी ने देखी होगी, कि इस डब्बे के नीचे कोई लड़की है तो उसके नीचे आ गई है, वो कुछ डब्बा गिर गया ऊपर, एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन बीच में वो पता ही नहीं लगा कहीं पर, लेकिन लास्ट तक वो कनेक्टिविटी बनी रही कि हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, हुआ क्या होगा, अंत तक ऐसा ही बना रहा। तो बीच बीच में जो प्लॉट आते गए उसमें, जो अच्छे प्लॉट हैं वो आपकी अंडरलाइनिंग है वहां पर, कि आपने पूरा अंडरलाइन किया हुआ, भैया ये देखो। कहीं पर फाइटिंग का सीन है तो वो बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, या अगर नहीं है तो ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें फाइटिंग का सीन जो होता है बहुत स्लो मोशन में दिखाया गया है, तो बीच बीच में है, कहीं गाने हैं उसमें। तो उसको एक मूवी को एक अच्छा बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें की जाती हैं। वैसे ही आपको इस ऐसे को बहुत अच्छा बनाने के लिए उसमें बहुत सारी चीजें भी करनी पड़ेंगी, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि आप इस पर एक मूवी बना रहे हैं और उस मूवी को आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट भी करेंगे। सिर्फ ऐसे नहीं है कि काम चलाने के लिए लिख देना है। गुड, राइटिंग अच्छी है नीलम। ये हो गया अंडरलाइन, आपने अंडरलाइन किसी ने नहीं किया हुआ, असिंगुलस, वेरी गुड, ये आपने ही लिखा हुआ आई थिंक। नागरिकता का ऐसा संबंध जैसे कि जन्म के आधार पर नागरिकता और इसके आधार पर पहचान वो विशेषता है। अब आपने हेडिंग जो है बहुत ज्यादा दे दी है, ठीक है, इतनी भी नहीं देनी है। आप स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हेडिंग होगी, देखो दिस, एक पैराग्राफ खत्म हुआ, एक पहली हेडिंग होगी आपकी, फिर आपका खत्म हुआ, फिर यहां पर हेडिंग शुरू हो गई, फिर ये खत्म हुआ, ये हेडिंग शुरू हो गई। इतनी ज्यादा भी हेडिंग नहीं होनी चाहिए। एक जब आप स्टार्टिंग दे रहे हैं, उस स्टार्टिंग में आपका ठीक ठाक से क्रक्स होना चाहिए, और उसके बाद आप मेन हेडिंग दे रहे हैं, और उस मेन हेडिंग के बाद आपके सब पैराग्राफ बन रहे हैं। एक मेन हेडिंग आपकी ये है, फिर आपके सब पैराग्राफ बन रहे हैं, लेकिन आपकी जो मेन हेडिंग है, मेन हेडिंग आपकी चेंज हो रही है। पहली मेन हेडिंग ये है, दूसरी मेन हेडिंग आपकी यहां पर आ गई, फिर उसकी सब हेडिंग यहां पर आ गई। तो ध्यान इस चीज का रखिएगा, और ये सभी के लिए है, ये सिर्फ नीलम के लिए नहीं है। जितने भी अभी आप देख रहे हैं 20-21 के आसपास मुझे दिख रहे हैं, तो जितने भी हैं ये सब के लिए है। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं, इट मींस फिर तो कहानी क्या है, इंप्रूव करना है आपको ना, सबको तो इंप्रूव ही करना है। चाहे आप किसी दूसरी कॉपी से देखो, चाहे आप अपनी कॉपी से देखो, लेकिन गलतियां जो है वो इंप्रूव होनी चाहिए, गलतियां जो है वो आपको ठीक करनी है, करेक्ट करनी है। कानूनी परिवर्तन है, नागरिक संशोधन अधिनियम है, ठीक है, लेकिन यहां पर ये इस तरीके से नहीं देना है। ये आपकी तब बनता है जब आप कोई सब हेडिंग दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी ये है, तो आप इसमें सब हेडिंग दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस चीज का अभी ये करना, वो इसको देने की जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली ये लिख लीजिए, यहाँ पर संकट के कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया आपने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। आप विस्तार पूर्वक, ऐसे में आप विस्तार पूर्वक ही तो कर रहे हैं ना, ये लिखना नहीं है आपको। ये तो पहले ही कहा गया है कि आपको 700 वर्ड्स या 1000 वर्ड्स में ये लिखना है, तो वो विस्तार पूर्वक ही कहा गया है। आप एग्जामिनर को ये नहीं बता सकते हैं कि हाँ अब हम विस्तार पूर्वक लिख रहे हैं अभी, और पहले मैंने शॉर्ट में लिखा था, नहीं। तो ये हो गया आपके अंडरलाइन, आपने भी नहीं किया, अंडरलाइन करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। एनपीआर और इसको बेशक इंग्लिश में ही लिखना है, एनपीआर और एनआरसी। पहला कदम ये हो गया, धर्म और जाति विभाजन। ये फिर आपकी हेडिंग बन जाएगी ना, हेडिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत सारी हेडिंग्स हो गई हैं ये, ठीक है, ठीक है। देन काजल, राइटिंग अच्छी है। नागरिकता वह होती है जिसमें किसी व्यक्ति को उस देश की सदस्यता प्राप्त होती है और उस व्यक्ति को उस देश के कानून के तहत विशेष अधिकार मिलते हैं। पहचान वह होती है जो किसी व्यक्ति को दूसरे से अलग करती है, परंतु आज के समाज में नागरिकता और पहचान को लेकर एक नए संकट का रूप धारण कर लिया। वेरी गुड। इस तरीके की इंट्रोडक्शन, ये अच्छी इंट्रोडक्शन है।
लेकिन इसको भी आपको एक ही पैराग्राफ में अगर आप इसको बनाते तो और ज्यादा अच्छा रहता। ठीक है, इसको इस पैराग्राफ में ही बनाते, परंतु क्योंकि ये एक ही है, ये पैराग्राफ एक है, इंट्रोडक्शन आप दे रहे हैं, उस टॉपिक को आप बता रहे हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है नागरिकता और पहचान का संकट, और ये समकालीन का आप बाद में बताएंगे। चलो आप यहीं पर बता रहे हैं कि अभी पर आज के समय में नागरिकता और जो पहचान का संकट है एक नए संकट के रूप में ये धारण कर लिया है, तो गुड। लेकिन ये एक पैराग्राफ में होता, फिर आप बता रहे हैं कि भारत के कानून के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत 7 साल तक, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे दो लाइन के बीच में जो आप नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा इकट्ठा हो रहा है वो, शायद शायद मुझे दिख रहा होगा, लेकिन है शायद, है ना। एक तो बड़ा बड़ा लिखते हैं ना, स्पष्ट दिखता है वो। गुड, इंट्रोडक्शन अच्छी है, परंतु आज के समय में नागरिकता और पहचान से जुड़े कई विवाद सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये संशोधन हो गया, समस्याएं पहचान, ठीक है, इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की पहचान या नागरिकता, ठीक है, लेकिन छोटा है थोड़ा सा आपकी, क्योंकि राइटिंग अच्छी है और बड़ा बड़ा लिखते हैं तो इसलिए ये छोटा हो गया है, आपको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ये ऐसे। देन हमारे पास है आरुषि, आरुषि बुगवान, बुगवान क्या होता है मतलब बुगवान का। राइटिंग आपकी वो टाइपराइटर वाली राइटिंग है ना, अच्छी है, ऐसा नहीं, बुरा है। अब किसी को हम ये कह रहे हैं कि अच्छी है, किसी को ये कह रहे हैं कि बुरी है, तो वो इस चीज का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आपको अच्छी तो करनी है राइटिंग, राइटिंग का रोल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइटिंग का रोल रहता है। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन जो है वो लेंथी हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 130 वर्ड्स का आपने इंट्रोडक्शन ही दे दिया, लगभग 130 वर्ड्स का, है ना। इतना नहीं करना इंट्रोडक्शन, आपके जो पैराग्राफ है वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे इस तरीके से, तो कि नागरिकता, भारत अपनी सांस्कृतिक विविधता और बहुलतावाद के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, यहाँ नागरिकता केवल कानूनी अधिकारों से, 1 2 रह गई आंसर कॉपी, फिर शुरू करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पढ़ने से ज्यादा जरूरी है, इस चीज को समझिएगा, ये पढ़ने से ज्यादा जरूरी है। पढ़ना तो आपको अप्लाई यही करना है ना, पढ़ करके जो भी आप किया हुआ है वो यहीं पर अप्लाई होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होगा, नहीं तो लाइब्रेरी में पढ़ते रह जाएंगे बस। ये ठीक है, हाल ही के वर्षों में अंडरलाइन आपने भी नहीं किया हुआ है, लेकिन जो स्पष्टता है वो नहीं दिख रही है आपको, थोड़ा या तो दूर दूर रखना पड़ेगा सेंटेंसेस को, सॉरी ये वर्ड्स को, तब शायद वो क्लियर दिख जाए थोड़ा सा, या ऐसा भी होता है कि बस स्क्रीन सामने है तो यहाँ पर वो बड़ा बड़ा दिख जाता है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में बहुत सांस्कृतिक भावना बढ़ती है। ठीक है, आपने जल्दी एंड कर दिया, ये एक एक पैराग्राफ में आपने तो 1.5 पेज में खत्म कर दिया इसको। हाँ, इतना भी नहीं करना था जल्दी, आपने तो खत्म ही कर दिया इसको। देन हमारे पास है रीता, रीता इतनी क्लास में है नहीं, तो नागरिकता और पहचान किसी, ठीक है, यहाँ पर तो लगभग ठीक है। इंट्रोडक्शन, ये गलतियां आपने बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, देखो यहाँ पर भी गलती है, यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, यहाँ भी गलती है, तो इतनी ज़्यादा गलतियां नहीं होनी चाहिए। पहचान का संकट समकालीन भारत में, ये होना चाहिए, इस तरीके के पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, और निष्कर्ष आपने बहुत जल्दी ला लिया, एक ही खत्म कर दिया। देन निशु, ठीक है, राइटिंग आपकी भी अच्छी है। समकालीन नागरिकता, आई थिंक लास्ट कॉपी है, मे बी लास्ट और सेकंड लास्ट। नागरिकता एक कानूनी दर्जा है जो किसी व्यक्ति को राष्ट्र राज्य के भीतर अधिकार और कर्तव्य देता है। क्या वो राज्य के भीतर ही देता है या फिर किसी देश के भीतर भी देता है अधिकार? भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भारत का नागरिक है उसके पास जन्म प्रमाण पत्र, भूमि रिकॉर्ड, परिवार रजिस्टर रिकॉर्ड जैसे होना आवश्यक है, ताकि वह यहाँ पर सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके, सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सके, और जो एक नागरिक से मिलती है, जो एक नागरिक को मिलती है। दस्तावेज होना देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। अच्छा, परंतु इस समय कई भारतीय नागरिक ऐसे हैं जिनके पास यह मूलभूत दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। यह वे लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं और सामाजिक और नहीं। आपने जजमेंट दे दी, आपने स्टार्टिंग में ही जजमेंट दे दी। ठीक है, ये कहां पर आप बताते, जहां पर आप प्रॉब्लम्स के बारे में बता रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है, तो प्रॉब्लम आप बाद में जाकर के डिस्कस करते कि ये प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि आपने इसको स्टार्टिंग में ही आप बता रहे हैं कि ठीक है ये लाभ होते हैं, लेकिन आपने वो नुकसान स्टार्टिंग में ही दे दिया। आपने वो, जैसे मैंने कहा कि मूवी आप बना रहे हैं, तो उस मूवी का जो क्लाइमेक्स है वो आपने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये प्रॉब्लम थी, ये नागरिकता है, ये संकट था, खत्म हो गई बात। तो इसीलिए अगर वो स्टार्टिंग में खत्म हो रही है आपकी कहानी, तो आगे जाकर के आप फिर क्या लिखेंगे, आगे जाकर के हो सकता है वो रिपीट हो जाए, जिसमें ये वाले पॉइंट्स फिर से आ जाएं कहीं पर बीच में, पॉसिबिलिटी है ऐसी।
CAR प्रक्रियाओं के नागरिकता से लंबित हो सकती है। युद्ध, प्राकृतिक आपदा, संकट के कारण ये सारे नागरिक भारत में। थोड़े पैराग्राफ आपने ठीक नहीं बनाया है, पैराग्राफ को ठीक करो, क्योंकि इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं होंगे। ये देखो आपने पूरे पेज में ही बना दिया इसको। पैराग्राफ जो है वो आपका आइडियल पैराग्राफ होना चाहिए। दैट मस्ट बी अराउंड इतना इतना कर काफी है आपके लिए पैराग्राफ एक, है ना। इससे बड़ा जाएगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वो पैराग्राफ, जैसे कि आपने यहां पर कर दिया। ये भी बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो मैंने बनाया अभी। पैराग्राफ को छोटा करो, अंडरलाइन तो आप कर रहे हैं। जजमेंट स्टार्टिंग में नहीं देनी है, एंड में देनी है, या बीच में कहीं पर आप दे रहे हैं। आई होप कि पिछले वाली क्लास भी आप सबने देखी होगी, मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखी होगी कि नहीं देखी होगी, मान करके हम चल रहे हैं कि देख ली होगी। अब वो तो आपको ही पता है कि आपने देखी है कि नहीं देखी है। चलें आगे, आज की क्लास पर आते हैं, क्योंकि पॉलिटी का हमारा अभी रह गया है, तो पॉलिटी क्लास पर आएंगे आज। क्लियर है सबको? बताइए बताइए, क्लियर है क्या? किसी को कोई डाउट, संशय? क्या कह रहे हैं आरुषि कि 300 वर्ड्स के लिए ही लिखा था मैंने। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि इसको थोड़ा सा लेंथी लिखें, क्योंकि ऐसे जो आएगा वो थोड़ा लेंथी आएगा आपको। और उस तरीके से जब आप बहुत बड़े चीज़ों को लिख पाएंगे तो छोटी चीज़ तो आपको लिखना आसान हो जाएगा। अगर आप कोई ऐसे है तो उसको 1000 वर्ड में लिख रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड कोई आपको क्वेश्चन आ गया जीएस में, तो वो आपको कहा गया कि 225 वर्ड में लिखना है, 150 वर्ड में लिखना है, तो कितना आसान हो जाएगा फिर लिखने के लिए। तो इसलिए कोशिश उस तरीके से कीजिए। आज हमारी पॉलिटी की क्लास है, नेक्स्ट 14th क्लास है, जहां पर हम पढ़ेंगे आज फंडामेंटल राइट पार्ट 2। एक क्लास और होगी फंडामेंटल राइट पर, फंडामेंटल राइट खत्म हो सकता है उसमें डीपीएस भी हम कवर कर दें, क्योंकि इसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंथी है कुछ समझाने के लिए। वो सिर्फ फैक्चुअल है, वो डाटा आपको याद रखना पड़ेगा। समझाने वाली कहानी ये है जो अभी तक चली हुई है, फंडामेंटल राइट पर, सिटीजनशिप पर, आपके डीपीएसपी भी हो सकता है थोड़ा बहुत हम वहां पर समझाने की कोशिश करें। लेकिन इसके अलावा जहां पर हम बात करेंगे फिर प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, पार्लियामेंट की, स्टेट असेंबली की, ठीक है, स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की, तो वो सब चीजें आप पहले पढ़ रखे हैं। उसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं, आपको पता है कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इलेक्शंस कैसे होंगे उनके, और उनके क्या रोल रहे होंगे, क्या पावर्स हैं उनकी, वो सब आप पढ़ रहे हैं। अरियंत में वो सब चीजें हैं, आपकी पॉलिटी की लक्ष्मीकांत में वो सब चीजें हैं, वो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन जहां पर आप पॉलिटी को कनेक्ट करना सीखते हैं, वो आपका ये पहले वाला ही हिस्सा है, जहां पर आप उसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम बात कर रहे थे पिछली बार फंडामेंटल राइट की, जहां पर हमने कहा था कि फ्रॉम आर्टिकल 14 से लेकर के 32, ठीक है। तो ये हो गया आपके राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18, देन राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एजुकेशन राइट 29-30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32। तो ये हो गया आपके 6 फंडामेंटल राइट, बट देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट, 7 फंडामेंटल राइट थे। ध्यान पूरा का पूरा यहाँ पर, बीच में आपने कुछ मिस नहीं करना है। मिस लगेगा, बोरिंग लगेगा तो हमें बता देना, हम वहां पर कुछ और कर देंगे, लेकिन अभी के लिए आपका ध्यान यहीं पर होना चाहिए। तो मैंने कहा कि 6 फंडामेंटल राइट्स हैं जो आपको मैंने यहाँ पर बताए, बट देयर वाज 7 फंडामेंटल राइट। 7वां उसमें से था राइट टू प्रॉपर्टी, बट राइट टू प्रॉपर्टी को क्या कर दिया हमने, लीगल राइट बना दिया, अंडर आर्टिकल 300A में डाल दिया उसको। तो दिस इज दिस स्लाइड। तो ये कब हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू। देन देर आर सम फंडामेंटल राइट एक्सक्लूसिव टू सिटीजंस 15, 16, 19, 29, 30, एक कहानी। और दूसरा, इसके अलावा जो बच गए हैं, दे आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजंस। तो एक जो नागरिकों के लिए है, जो नागरिकों के लिए अधिकार दिए गए हैं 15, 16, 19, 29, रट्टा मार लो, ठीक है, 15, 16, 19, 29, 30। तो ये तो आपको बताया होगा, आप लोग ही कह रहे थे कि 30 है 30 है, तो इसीलिए याद तो होगा ही अब कि 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ किसके लिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। इसके अलावा जो बाकी बचे हुए हैं ये सबके लिए है। फिर हमने बात की थी आर्टिकल 12 की, द डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। अब इस डेफिनेशन में कौन कौन आएगा, स्टेट में कौन आएगा, चाहे वो हो सकता है वो सेंट्रल अथॉरिटी हो, स्टेट की हो सकती है, स्टेट के द्वारा फंडेड है, सेंटर के द्वारा फंडेड है, तो ये सारे जो उनके अधीन भी आते होंगे, ये बॉडीज सारी की सारी किसके अधीन आती है, स्टेट की डेफिनेशन के अधीन आती है। इसके अलावा क्या जुडिशरी स्टेट में आता है या फिर नहीं आता है, स्टेट की डेफिनेशन के अधीन आता है या फिर नहीं आता है, वो भी हमने देखा था कि भैया ये तो आता ही है, लेकिन कब आएगा, दो केसेस में आ सकता है। जब जुडिशरी एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी काम करता है तो वो आपका स्टेट की डेफिनेशन के अधीन आता है, लेकिन वो जब अपना जुडिशियल एक्टिविटी करता है, जुडिशियल प्रोसेस करता है, तो उस समय
जो आपका जुडिशरी है वो इसके अधीन नहीं आता है, स्टेट की डेफिनेशन के अधीन नहीं आता है। और फिर आर्टिकल 13 में क्या है? आर्टिकल 13 वी हैव जुडिशियल रिव्यू एंड वॉइड लॉ। व्हाट इज दिस वॉइड लॉ? यानी कुछ भी ऐसे कानून अगर स्टेट अगर या कुछ भी ऐसे कानून या स्टेट बनाता है या पार्लियामेंट बनाती है, कोई भी ऐसे कानून बनाता है जो हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, डायरेक्टली हमारे फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, तो ऐसे जो लॉज हैं वो नल एंड वॉइड करार दिए जाएंगे बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो ऐसे कानून नहीं बनाए जा सकते हैं। फिर हमने देखा था आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में वी हैव राइट टू इक्वलिटी। और राइट टू इक्वलिटी में हमने यहां पर दो चीजें पढ़ी थी। फर्स्ट वन वाज द नेगेटिव एंड सेकंड वाज द पॉजिटिव। व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव? फर्स्ट वन इज इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड सेकंड वन वाज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। तो पहला कहां से था? इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ इज नेगेटिव, यानी कि यहां पर हम ऐसा किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भैया इक्वलिटी बिफोर लॉ, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ, कि कानून का ही रूल है, कानून के सामने सभी बराबर होंगे, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, ना ना गरीब है कोई अमीर है, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम्पल मैंने दिया था आपको सलमान खान के केस का, कि सलमान खान के केस में अगर वो अमीर भी हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको स्पेशल ये ट्रीटमेंट दी गई, कुछ कानून का प्रोसेस वैसा ही चलेगा जैसा गरीब के लिए चलेगा वैसा ही अमीर के लिए चलेगा। हेंस इट इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट में इसको लेते हैं। तो ये कहां से? ब्रिटिश ओरिजिन से है, कि कोई भी किसी के सामने बराबर नहीं है। दूसरा इसी में ही था राइट टू इक्वलिटी में इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ मींस अंडर इक्वल सर्कमस्टांसेस, क्योंकि पहले हम एक स्टेज तो सेट कर दें उसके लिए, उसके बाद तो हम कहेंगे कि भैया वो बराबर हैं। लेकिन कोई व्यक्ति यहां पर है, हम कहें कि भैया आपको इक्वल कंपटीशन करना है, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू सेट द ग्राउंड फर्स्ट, सो वी आर सेटिंग द ग्राउंड। तो ये कहां से है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, एंड दिस इज अ पॉजिटिव कंसेप्ट। फिर हमने देखा था, ये आई थिंक अगर देखा होगा या नहीं देखा होगा, देयर आर एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी। एक्सेप्शन टू इक्वलिटी क्या क्या है? आर्टिकल 361, इनको देख लेना। एंड आर्टिकल 361 है, आर्टिकल 105 है, आर्टिकल 31C है, एंड वी हैव सम डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज। आई थिंक ये हमने कवर किया था। अब इसमें क्या है? प्रेसिडेंट है, गवर्नर से, लीगल प्रोसीडिंग से अगर हम कह रहे हैं कि सभी को समानता है, रूल ऑफ लॉ के तहत अगर सभी समान है, लेकिन क्या प्रेसिडेंट, क्या वाइस प्रेसिडेंट, क्या गवर्नर, वो सारे के सारे इक्वल हो जाएंगे? फिर नहीं, वो इक्वल नहीं होंगे। उनके खिलाफ अगर लीगल प्रोसीडिंग करनी है तो उनके लिए कुछ एक स्पेशल प्रोविजंस होंगे। जब वो सिटिंग में होंगे, वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है, तो उनके खिलाफ कार्यवाही इस तरीके से नहीं की जा सकती है, या फिर उनको नोटिस देना पड़ता है। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन देयर इज एक्सेप्शन। तो राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, ऐसा नहीं है कि सभी समान ही हैं, उसमें कुछ एक चीजें हैं वो एक्सेप्शन में आती हैं, जो हमने यहां पर कहा था। हो सकता है आर्टिकल 31C, व्हाट इज दिस आर्टिकल 31C? दिमाग में रखो, अगर ऐसे कोई लॉ बनाने हैं, ऐसे कोई लॉ बनाने हैं जो डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करने के लिए बनाने हैं, ठीक है, डीपीएसपी में ऐसी चीजें कही गई हैं और उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लॉ बना रहे हैं, दैट इज आर्टिकल 31C। दिस इज द लाइन that laws made for the implementing a directive principle of the state policies under article 39B and C cannot be challenged for violating article 14। अब पहले हमें जाना पड़ेगा, यहां जब डीपीएसपी में पहुंचेंगे, लेकिन याद रखना है आपने आर्टिकल 39B एंड C। बताओ जरा, आर्टिकल 39B एंड C, व्हाट इज दिस आर्टिकल 39B एंड C? तो ये या फिर स्पेशल प्रोविजन हो सकते हैं जो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं, हमें यूएनओ में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको स्पेशल प्रोविजन दिए जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? एक्सेप्शन टू इक्वलिटी। देन वी हैव डिस्कस अबाउट द आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में हमने क्या बात की थी? प्रोहिबिशन और डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। 1 2 3 4 5, इन 5 बेसिस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। दैट इज इंस्ट्राइंड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में लिखा गया है कि इन सभी चीजों पर अगर ये हैं तो इन बेसिस पर हम किसी के साथ भी, लेकिन है कितनी? ये 5 ही है। तो क्या इसमें डिफरेंस है? ये 5 ही क्यों है? इसके बाद जो हम पढ़ते हैं वहां पर लिखा गया 7 है। ये 5 है, इनको याद रखो। अभी कौन कौन से ये 5 है, ये डिफरेंस आता है। तो वी हैव दीज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। इन 5 बेसिस पर किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है। पहला, राइट टू इक्वलिटी। दूसरा, दिस प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो वी हैव आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3। क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 ये पहले से ही इंश्राइंड थे, ठीक है, ओरिजिनली हमारे संविधान में थे। लेकिन क्लॉज 4 हमने एक एक क्लॉज देखा था।
वी हैव डिस्कस ऑल द क्लॉजेस, जैसे कि हमने पहले देखा था प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट, स्टेट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है। दूसरा, इंश्योर एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, कहीं पर भी आप जा सकते हैं, चाहे वो पब्लिक बाथ हो, पब्लिक स्पेस हो, पब्लिक ऑफिस हो, आपको कोई भी यहां पर जाने से रोका नहीं जा सकता है। देन वी हैव अलाउ स्पेशल प्रोविजन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, ठीक है। देन वी हैव डिसएडवांटेज ग्रुप्स, आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 1 2 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 हमारे संविधान में पहले से ही थे, लेकिन क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6 हमने बाद में जोड़ दिए। चौथा कौन सा था? डिसएडवांटेज ग्रुप्स का वाला। कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट, कस्टमर अमेंडमेंट रिलेटेड टू एससी एसटीज। फिर आपका 15 क्लॉज 5 93rd अमेंडमेंट ओबीसी से रिलेटेड है। 15 6 किस रिलेटेड है? 15 6 इन द सेंस कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 किस रिलेटेड है? जहां पर हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस को, क्योंकि समानता है। अगर हम कह रहे हैं कि सभी समान हैं, लेकिन बाद में जाकर के हमने कह दिया कि ईडब्ल्यूएस को हम आरक्षण दे रहे हैं, वो हमें क्लॉज जोड़ना पड़ेगा ना। जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्लॉज हम जोड़ेंगे, तो दिस इज व्हाट 103rd कस्टमर अमेंडमेंट 103rd कस्टमर अमेंडमेंट 2019। क्लियर? आई थिंक इतना क्लियर होगा। आर्टिकल 15 तक सब क्लियर है? हाँ, आर्टिकल 15 तक सब क्लियर है? साथ ही साथ में याद हो गए हैं ना? ऐसा तो नहीं है कि फिर से पढ़ने पड़ेंगे, फिर से क्लैरिटी लानी पड़ेगी, फिर से 4 किताबें खोलनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तब भी बता देना, क्योंकि तब हम थोड़ा कोशिश और करेंगे। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि पता लगा आप 10 किताबें और खोल रहे हैं, फिर तो उस चीज का फायदा ही क्या है। क्लियर है? यहां तक सबको बता दो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं। बताओ 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 बताओ। और जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखने के लिए देंगे, उस क्वेश्चन को लिख लेना है, जो क्वेश्चन हम देंगे। बेशक हमें पूरा अभी चेक नहीं करेंगे कितने नंबर देंगे, वो सब आपकी जरूरत नहीं है अभी सिर्फ हमने काम करना है आपके फॉर्मेट पर, वो बाद वाली बात है। और नेक्स्ट जो टेस्ट है वो हम तैयार कर रहे हैं, जल्दी आपका हो जाएगा वो। ठीक है, 3 का मैसेज आया, 4 का आया मुझे अभी। निशु, आरुषि, रोहन, काजल, बाकी लोग देख रहे हैं कि हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा। हम देखेंगे, बोलेंगे। हाँ, मैसेज तो सबके शो हो रहे हैं ना मुझे, मैसेज तो सबके शो हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि आपके सब मैसेज शो ना हो। बताइए बताइए। रिकॉर्डेड सेशन, ठीक है। शिवानी, अनामिका, चांदनी, नाम तो पढ़ने पड़ेंगे ना आपके, तभी जाकर के हमें पता लगेगा। चुपचाप बैठे रहेंगे तो फिर तो कैसे पता चलेगा। आलम, ठीक है ठीक है, चलो। देन वी हैव आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? 14 हो गया, 12 13। 12 क्या है? डेफिनेशन के बारे में, स्टेट की डेफिनेशन है। 13 क्या है? जुडिशियल रिव्यू। 14 क्या है? इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, समानता अधिकार। 15 क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं 5 बेसिस पर। देन आर्टिकल 16, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अब पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी ही देनी है। सिंपल सी बात है कि पब्लिक अपॉर्चुनिटी है, सरकारी जो नौकरियां हैं। अब सरकार ने कोई नौकरी निकाली, उसमें वो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने इस धर्म के लोगों के लिए नौकरियां निकाली हैं, हमने कोई धर्म की पर्टिकुलर धर्म की नौकरियां नहीं निकाली जा सकती है, ना पर्टिकुलर कास्ट की नौकरी निकाली जा सकती है। हाँ, उसमें आप रिजर्वेशन कर सकते हैं कि भाई ये रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते एडवर्टीजमेंट में कि सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ एक ग्रुप के लिए है, या सिर्फ आपने कहीं सुना कि ये सिर्फ पोस्ट जो है वो ब्राह्मण के लिए है, जो गवर्नमेंट ने पोस्ट निकाली हो। Maybe there are some exceptions when there is a need of the particular community, men from the particular community or women from the particular community. For example, पुजारी की जरूरत है तो कहीं पर ऐसा होता है, या आप हिंदू कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर जरूरत हिंदू की ही पड़ेगी, मुस्लिम तो नहीं जा सकता है वहां पर कि मुस्लिम भी कहेंगे हम भी जाएंगे हम भी जाएंगे, हम पुजारी बनेंगे मंदिर में। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, तो उस एक्सेप्शन को ध्यान में रखो कि ये कहानी कहां पर आ सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये होगी कि सरकारी नौकरी जब निकलेंगी वो सभी के लिए एक बराबर ही निकलेंगी। वो अलग बात है कि हिमाचल प्रदेश में निकल नहीं रही हैं, लेकिन वो जब निकलेंगी वो सभी के लिए निकलेंगी। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स फॉर ऑल सिटीजंस, 16 क्लॉज 1।
आर्टिकल 16 क्लॉज 1 ये कहता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी गवर्नमेंट जॉब में फॉर ऑल द सिटीजन। आपको पता है कि सिटीजन क्या है, तो सरकारी नौकरियों में बराबर का अवसर मिलेगा। आर्टिकल 16 क्लॉज 2 क्या कहता है? नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, सातवां कहां गया? एक मिनट, सातवां, सेवंथ वन, ये रेस रिलीजन, रेस नहीं था उसमें, सही, रेस रिलीजन कास्ट सेक्स डिसेंट रेजिडेंस प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहां पर कितने हैं? यहां पर 7 ग्राउंड है। मे बी देयर वाज नॉट, अच्छा रेस था यहां पर, तो क्या डिसेंट नहीं था यहां पर, वंश नहीं था वहां पर, तो इस तरीके से 7 है यहां पर, इसको याद रखिएगा। पिछली बार क्या थे? 5, पिछली बार क्या थे? 5 थे। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, तो वहां पर 5 बेसिस थे, लेकिन अब कितने हैं? अब यहां पर हमारे पास 7 बेसिस हैं। दोनों में डिफरेंस पहले ही याद कर लो कि भैया आपके 15 में क्या डिफरेंस है और 16 में क्या डिफरेंस है, या 14 में क्या था? 14 में था, 15 में था, वो 15 में था। तो पहला आर्टिकल 16(1) इक्वल अपॉर्चुनिटी, आर्टिकल 16(2) इस बेस पर, इन 7 बेसिस पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होना चाहिए पब्लिक इंप्लॉयमेंट में, सरकारी नौकरियों में। देयर आर सम एक्सेप्शन, आर्टिकल 16 क्लॉज 6, सॉरी क्लॉज 3। पहले क्या देखा हमने? क्लॉज 1 क्लॉज 2। एक्सेप्शन क्या है? क्लॉज 3 क्लॉज 4। क्लॉज 3 क्या कहता है? पार्लियामेंट कैन सेट रेजिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सर्टेन स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरी जॉब्स। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एक्ट एंडेड इन 1974। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में ये लागू है, बाकी जगह पर ये खत्म है। इसमें क्या हो सकता है कि पार्लियामेंट किसी के लिए जो स्पेशल रेजिडेंस है वो बना सकता है, अगर किसी की जरूरत है तो। वहां पर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाँ हमारे साथ तो भेदभाव हुआ, इसके लिए ऐसा रेजिडेंस क्यों दिया गया, हमारे लिए तो नहीं दिया गया, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरा हमारे पास है रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, आर्टिकल 16 क्लॉज 4। तो स्टेट कैन रिजर्व पोस्ट फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड एंड लिमिटेड बाय द आर्टिकल 335 मस्ट मेंटेन एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, अब प्रशासन की दक्षता वो तो चलो अलग बात है, लेकिन हमें जानना क्या है? आर्टिकल 16 क्लॉज 4। आर्टिकल 16 क्लॉज 4 सिंपल सा कहता है कि भैया आपको जो बैकवर्ड क्लासेस है, अगर वो सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं हो रही हैं तो उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। आप वहां पर ये नहीं कह सकते हैं कि ये कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी को दी जानी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन हट जाए, तो उस रिजर्वेशन को हटाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा, इतना संविधान हमें चेंज करना पड़ेगा, ये सारे क्लॉजेस जो है वो हटाने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि हटेगा नहीं हटेगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू। देन वी हैव रिलीजियस पोस्ट, आर्टिकल 16 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। क्लॉज 5 क्या कहता है? रिलीजियस denominational institutions can require candidate to belong from that particular group or from that particular religion। कि कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई धार्मिक संस्था है, तो उस धार्मिक संस्था में उसी धर्म के ही गुरु की जरूरत पड़ेगी, कोई दूसरे धर्म से आकर तो नहीं कहेगा। और साथ ही साथ में इकोनॉमिक रिजर्वेशन है, आर्टिकल 16 क्लॉज 6। क्या ये रिलेट कर पा रहे हैं आप पहले से? यही वाला जो है इकोनॉमिक रिजर्वेशन, आप एम्प्लॉयमेंट वाला जो है, इससे रिलेट कर पा रहे हैं? वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि भैया यहां पर भी जो 10% रिजर्वेशन है वो यहां पर भी तो जोड़ना पड़ेगा ना एक क्लॉज। वैसा ही क्लॉज हम पहले भी जोड़ चुके हैं। ठीक है, किधर जोड़ चुके हैं? आई थिंक मैंने यहां पर बताया था आपको, किधर गया किधर गया, अच्छा यहां पर बताया नहीं मैंने आपको। ठीक है, याद तो होगा ही आपको। ठीक है, अच्छा यहीं पर तो था 15(6) ये वाला। तो यहां पर भी 15(6) जोड़ दिया और इधर भी हमने 16(6) जोड़ दिया। 16 क्लॉज 6, 15 क्लॉज 6। तो 15 क्लॉज 6 में हमने जोड़ दिया इस वाले में प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन यहां पर हमें बताना पड़ेगा कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अगर हम 10% आरक्षण दे रहे हैं ईडब्ल्यूएस के लिए तो वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वैसा ही हम यहां पर जब 16 की बात कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जब हम ये कह रहे हैं, अगर हम इसमें 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस को दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए हमें ये क्लॉज यहां पर जोड़ना पड़ता है कि जब संविधान की व्याख्या हो, जब हम बताएं, कोई कोर्ट चले गया इस बेसिस पर कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है भैया, और आपने कोई क्लॉज जोड़ा नहीं है इसमें, इसका मतलब यह है कि हमारा अधिकार है ये, तो इसलिए क्लॉज जोड़ना पड़ता है। तो 15(6) है, 16(6) है। तो दोनों को याद रखिएगा। क्राइटेरिया डिसाइड बाय द स्टेट बेस्ड ऑन द फैमिली इनकम, ये तो हमने बता दिया था आपको कि ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया को सेटअप करने के लिए क्या क्या आपके पास वो ये है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, रिट ऑफ मैंडामस, द कोर्ट कैन नॉट फोर्स गवर्नमेंट टू गिव रिजर्वेशन और प्रमोशन।
जो रिट ऑफ मेंडामस होती है, जो हम बात करेंगे बाद में जाकर के आर्टिकल 32 में, या उसी के साथ हम बात करेंगे, तो जो रिट ऑफ मेंडामस है ये जारी नहीं कर सकता है कोर्ट, कि रिजर्वेशन देनी ही पड़ेगी आपको, कि आपको अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी, ये सब चीजें नहीं कर सकता है। हाँ, जो कोर्ट है, अच्छा यहां पर नहीं है, सिर्फ इतना ही है, मेंडामस इज द लीगल ऑर्डर टू परफॉर्म अ ड्यूटी, जो मैंने आपको बता दिया कि ये ऑर्डर नहीं कर सकता है इस पर, ठीक है। रिजर्वेशन की जब बात आए तो गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता है बाय द कोर्ट, लेकिन सिंपल सी बात है, लेकिन जानना जरूरी है। सो वी हैव आर्टिकल 16 क्लॉज 1 से लेकर के क्लॉज 5 तक, ये हमारे संविधान में पहले से थे। देन आर्टिकल 16 4A, क्लॉज 8 है ना, ठीक है, 1 से लेकर के 5 तक, तो फिर ये बाद में जुड़ा, कहां गया वो, इधर। तो क्लॉज 16 4A 77th कस्टम अमेंडमेंट के द्वारा जुड़ा गया, कब, 1995 में। तो आर्टिकल 16 क्लॉज 4A क्लॉज 4B 81st कस्टम अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, क्लॉज 16 6 103rd अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया। देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 15 एंड 16। तो आर्टिकल 15 और 16 में क्या डिफरेंस है, ये थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल 16 इज पॉजिटिव इन नेचर एंड आर्टिकल 15 इज नेगेटिव इन नेचर। कैसे नेगेटिव है और पॉजिटिव है, इन दोनों का समझिए आप, क्योंकि वहां पर भी हम पहले बताए थे आपको, राइट टू इक्वलिटी में, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ एंड रूल ऑफ लॉ जो था आपका, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, वो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। वैसे ही यहां पर भी आर्टिकल 15 इज नेगेटिव इन एक्सप्रेशन एंड आर्टिकल 16 इज पॉजिटिव इन एक्सप्रेशन। तो नेगेटिव कैसे, ये इट टेल्स व्हाट स्टेट्स मस्ट नॉट टू डू, ये कह रहा है कि स्टेट को ये सब चीजें नहीं करनी है। लेकिन ये जो कह रहा है आर्टिकल 16, ये कह रहा है स्टेट को, आस्क स्टेट टू टेक पॉजिटिव एक्शंस फॉर द नीडी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको कैसे कैसे आपको पॉजिटिव स्टेप्स लेने हैं। तो ये नीडी के लिए बता रहा है कि आपको क्या करना है, ये रोक रहा है स्टेट को कि आपको ये नहीं करना है, आप ये नहीं कर सकते हैं। तो एक रोकने वाली जो चीज है वो नेगेटिव एक्सप्रेशन में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो नेगेटिव है, एक्सप्रेशन में वो नेगेटिव है, सेंस में वो आप कह सकते हैं कि इस सेंस में आप ले सकते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं कि हमारा संविधान नेगेटिव है कुछ, ठीक है। तो दिस आर्टिकल 15 5 ग्राउंड बताता है हमें, लेकिन आर्टिकल 16 7 ग्राउंड बताता है। इन 7 ग्राउंड पे किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और यहां पर 5 ग्राउंड हैं, ठीक है, दोनों हो गए हमारे। देन वी आर्टिकल 17, देखो आर्टिकल क्या क्या पढ़ गया हमने, 12 पढ़ लिया, 13 पढ़ लिया, आपके दिमाग में सीधे सीधे आना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ लिया। आर्टिकल 12 पढ़ लिया, 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, अभी कर लिया, 16 भी हमने कवर कर लिया। देन वी हैव 17 आर्टिकल 17। अब इसे दिमाग में रिपीट कर लो कि क्या क्या पढ़ लिया है, बाद में भूल जाएंगे, फिर बाद में दिमाग से वॉश हो जाएगा, जैसे वॉश करेंगे ना आप, कपड़े धुल जाते हैं वैसे ही धुल जाएगा सब कुछ। तो वी हैव आर्टिकल 17, और आर्टिकल 17 किससे संबंधित है, अनटचेबिलिटी से, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता जो है वो किसी के साथ नहीं होनी चाहिए, किसी भी फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें आज भी देखने को मिलती है वो। अब ये जो है ये आपका मेंस का कंसेप्ट है, प्रीलिम्स का भी है लेकिन मेंस का भी है। मेंस में हो सकता है कई बार आपको पूछ लिया जाए, तो इसलिए आपको ये सारे पता होने चाहिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अनटचेबिलिटी जो है वो खत्म होनी चाहिए, एंड प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन, किसी भी रूप में अस्पृश्यता का पालन वर्जित है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया अनटचेबिलिटी, एंड दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, वो कैसा है, वो एक दंडनीय अपराध है अगर कोई भी अस्पृश्यता करते हुए पाया गया। आपने देखा होगा कहीं पर कि वे मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है, खाना खाने से रोक दिया जा रहा है, कोई पब्लिकली नहीं बोल सकता, उसको पब्लिकली नहीं बोल सकता है कि यहां पर आप खाना खाने मत बैठिए, ये सिर्फ उच्च वर्ग के लिए है, ये या ये नीचे वर्ग के लिए है, ऐसा पब्लिकली नहीं कहा जा सकता है, वो एक पब्लिक ऑफेंस है। ऐसा ही हुआ आई थिंक सिरमौर में, कहीं पर सिरमौर में हुआ कि कहीं पर हुआ, आई थिंक कुल्लू में ही हुआ, जहां पर पब्लिकली अनाउंस किया गया माइक से कि जो एससी कास्ट के लोग हैं वो यहां पर बैठे, जो राजपूत है वो यहां पर बैठे, माइक से किया गया। तो ऐसे भी लोग हैं समाज में जो माइक से ही अनाउंस कर देते हैं कि इस जाति के लोग यहां पर बैठिए, उस जाति के लोग वहां पर बैठिए। तो अनटचेबिलिटी, और ये बहुत ज्यादा ऐसा कंसेप्ट है जो विवाद उत्पन्न कर देता है। अगर किसी को भी विवाद में जाना है तो यहां पर सबसे पहला वो पैर रख सकते हैं, उसके बाद विवाद ही विवाद है। अभी हमने यहां पर कुछ स्टेटमेंट कह दी विवादों के
घिर जाएंगे, भैया नहीं नहीं, ऐसे कैसे अनटचेबिलिटी के बारे में कह दिया, यहाँ कहाँ अनटचेबिलिटी होती है, रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन खत्म कर दो। वो बात यहीं से आती है ना कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो कई कहते हैं कि पहले अनटचेबिलिटी खत्म करो, फिर जाकर के आप कह दो कि आरक्षण तो खुद खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। कोई कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, अनटचेबिलिटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। अब समाज में किस तरीके से ये किया जाए, ये दुविधा तो बनी हुई है। आप लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन की है, नेक्स्ट डिबेट भी हमारी जल्दी ही होगी, उसके लिए हम टॉपिक दे देंगे। लेकिन कहानी तो अभी के लिए यही है कि बहुत ज्वलंत मुद्दा है ये, और कभी ना खत्म होने वाला मुद्दा है, ये चलता ही रहेगा। पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो भी इसका यूज करेंगे। सो देयर आर मॉडर्न एक्सप्रेशन ऑफ द एट्रोसिटीज अगेंस्ट द दलित्स। ऐसा नहीं है कि जो पहले होता था वैसा ही अभी भी होता है, चेंज ऑफ द फॉर्म होता है। कभी भी समाज जो चलता है वो चेंज में चलता है। खत्म होना एक बहुत रेयर चीज हो जाती है कि ये तो खत्म ही हो गया है बिल्कुल, और वो ऐसा नहीं है, बहुत धीरे धीरे खत्म होता है। अभी सिरमौर में आपने देखा कि बहुपति विवाह हुआ, तो पहले तो चलता ही था वो, ऐसा नहीं है अभी खत्म हुआ है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो समाज में कोई भी चीज एकदम से खत्म नहीं होती है, वो धीरे धीरे चलती है। अब उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने उस चीज का यूज कर लिया। हम समाज के लोग, हम इतने सोशल मीडिया पर ये सोचते हैं कि हम किसी को कमेंट कर देंगे, किसी को कुछ गलत लिख देंगे तो उनकी सेहत को कुछ असर हो जाएगा। किसी को नहीं होता है, वो उसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेते हैं, जैसे कि उन्होंने लिया। उन्होंने उसको एज ए अपॉर्चुनिटी लिया, उन्होंने यूट्यूब चैनल बना दिया, फेसबुक पे वायरल हो गए, फेसबुक पे चैनल बना दिया, तो उन्होंने उसका पॉजिटिव यूज किया। बाकी जो उनकी जो आलोचना कर रहे थे कि भैया कैसे जाकर के ये शादी विवाह कर सकते हैं, जो कमेंट में लिख रहे थे, तो वो उस कमेंट तक ही सीमित रह गए, वो उससे आगे जा ही नहीं पाए। अब क्योंकि उनके पास अपना प्लेटफॉर्म होगा, वो अपनी चीजें लोगों के सामने शेयर कर सकते हैं, और वो किसी भी वे में कर सकते हैं। वही तो है ना, बाद में जाकर के इन्फ्लुएंसर बनना क्या है, जब आप लोगों को अपने तरीके से आप इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, वही तो इन्फ्लुएंसर है। अब वो भी कर पाएंगे जब आपको दिन भर आप उनकी चीजें देखेंगे कि आज ये कर रहे हैं, कल वो कर रहे हैं, इस तरीके से उनका जीवन चला हुआ है, सुखी जीवन चला हुआ है। फिर लोगों में वो मान्यता जो है वो नॉर्मल हो जाएगी कि अरे 2 शादियां करके भी तो लोग खुशी ही तो हैं, हम तो एक शादी करके खुश नहीं है, दूसरी शादी करके क्या पता खुश हो जाए। तो ऐसी जो लोगों की सोचने की जो कैपेसिटी है, ये मान्यता है, वो चेंज हो जाएगी। ऐसा ही होगा आने वाले समय में, आप देखिएगा। वो तो लोगों ने ऐसे ही हवा बना दिया कि ये हो गया वो हो गया, उनके लिए तो नॉर्मल था, उन्होंने कर ली शादी, खत्म बात, है ना। लेकिन हाँ, है गलत, लेकिन उन्होंने कर दी तो कर दी। अब क्या करेंगे, वहां जाकर के उनका गला घोंट देंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते, है ना, उनके समाज में उनकी मान्यता है। तो अब क्या कह रहे थे हम कि चेंज ऑफ द फॉर्म होगा। चेंज कैसे हो सकता है, पहले जो दलित के साथ छुआछूत होती थी या कुछ भी इस फॉर्म में होता था, अनटचेबिलिटी वाला जो है, वो अलग फॉर्म में होता था कि कहीं से रास्ता जो है वहां से नहीं चल सकते थे। पब्लिक जो टैप हैं, पब्लिक के लिए जो पानी है, कुएं हैं, तालाब हैं, उनका यूज नहीं कर सकते थे। आज की डेट में वो नहीं है। आज की डेट में क्या है, इसमें परिवर्तन आ गया है। परिवर्तन कैसा आ गया है, जैसे कि आप देखें, ऑनर किलिंग होती है, किसी को मार दिया जाता है। मार दिया जाता है जब शादी नहीं होती, जब मान ली इंटरकास्ट शादी होती है, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें जो जो पावरफुल ग्रुप वाले होते हैं उसमें ऑनर किलिंग भी चलती है। या फिर यहां पर कुछ एक एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव मैनुअल स्कैवेजिंग, टॉयलेट क्लीन बाय द मैनुअल स्कैवेंजर्स। तो ये अत्याचार जो है आधुनिक युग में किस तरीके से चेंज हो रहे हैं, तो इस तरीके के आपने अगर देखे होंगे, आप सोचिए ये जो काम है ये कौन सी जाति के लोग कर रहे होंगे। क्या आपको लगता है कि अभी भी जो इस समाज से लोग आ रहे हैं वो पूर्ण तरीके से आर्थिक रूप से सशक्त हो गए हैं? अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि अनटचेबिलिटी या फिर जो आरक्षण है वो दिया जाना ही चाहिए, आरक्षण चलना ही चाहिए, हो सकता है उसमें कुछ रिफॉर्म हो। लेकिन अगर आप कहें कि आरक्षण बिल्कुल ही खत्म हो जाए, तो आप इनके बारे में सोचिए कि इनके लिए क्या होगा। इनके लिए हो सकता है आरक्षण का यूज हम सही तरीके से कर लें, उन तक पहुंचा दें जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसको आइडेंटिफाई करना बहुत बड़ा टास्क है। इसीलिए आरक्षण जो है वो सभी को दिया जाता है कि ठीक है, इस कास्ट से बिलोंग करते हैं तो सभी को आरक्षण दिया जा रहा है। ऐसा मान्यता है कि चलो हम मान लेते हैं कि आप गरीब हैं, आप इस चीजें ये कर रहे हैं, है ना। क्या कह रहे हैं, अरमान मलिक हैज गेन्ड मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर बाय मैरिंग। हाँ, तो अब जब उनको लोग को ये नहीं कर रहा है ना, फिर हम वहीं पर आ जाएंगे। जब उनको नहीं कर रहा है, अरमान मलिक को, ये उसने 2 शादियां की हुई है, जब
पूरा के पूरा इंडिया उसको देख रहा है, वो उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है। हम कौन होते हैं हिमाचल प्रदेश में जो लोग ट्राइब से आते हैं और उनके कल्चर को हम इंटरवीन करें कि वो उन्होंने बहुत ज्यादा गलत कर दिया, उन्होंने तो भैया ऐसा काम कर दिया जो किसी ने आज तक किया ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतना क्रिटिसाइज करने वाले कौन है? अगर उनकी समाज की कोई मान्यता है, हमें उनकी मान्यता का उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हम किसी को मानते हैं, ये हमारी मान्यता है, हम अपने देवी देवता को मानते हैं, हम मानते हैं कि उनकी पूजा की जो पद्धति है वो ऐसी होगी, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। कोई हमें ये कह दे कि तुम्हारी जो पूजा करने की पद्धति है, तुम्हारी जो मान्यताएं हैं वो खराब हैं, तो पहले उसे जज करना पड़ेगा, पहले वो सब चीजें निकालनी पड़ेंगी, कैसे गलत है ये सब चीजें हम मानने के लिए तैयार भी नहीं होंगे। तो उनकी वो मान्यता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि भैया उसने ऐसा कर दिया। आप जो डिबेट कर रहे थे तो उसका हम कुछ ये नहीं दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग, कि अगर समाज उसको फॉलो करने लग जाए वो गलत है। लेकिन वो किसी एक ट्राइब में हुआ है, हो सकता है वो पढ़े लिखे थे, दोनों पढ़े लिखे थे, किस वे में उन्होंने किया होगा, क्या रहा होगा, उनकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, उनके समाज की मानसिक स्थिति क्या रही होगी, तो वो एक स्टडी का ये हो सकता है कि आप उसके ऊपर पूरी की पूरी स्टडी करें कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी क्या परिस्थितियां आई कि उन दोनों ने शादी कर ली, उन दो भाइयों ने एक ही लड़की से शादी कर ली। तो वो सारी परिस्थितियां पहले जानने के लायक है, उसके बाद आप कुछ जजमेंट दे सकते हैं। बिना जजमेंट के आप कहें कि ये सारे के सारे वहां पर बुजुर्ग हैं, इतने सारे बुजुर्ग हैं, और हम इस एज में आकर के कहें कि यार ये उन्होंने ऐसा कर दिया। ठीक है, कुछ लोग इसके पॉजिटिव में भी थे, नेगेटिव में भी थे, तो आपके पक्ष जो थे वो दोनों के सही थे, ऐसा नहीं है उनको हम गलत ठहरा रहे हैं, वो आप तो ठीक ही कह रहे थे। खैर, यहां पर बात हो रही है अनटचेबिलिटी की, और उस अनटचेबिलिटी में हम कह रहे हैं कि ये मेंस का कंसेप्ट है, और उस मेंस में क्या होता है कि ये चेंज ऑफ द फॉर्म होता है। आज की डेट में पहले जो था वो अनटचेबिलिटी किसी और रूप में थी, या जो उनके साथ ये अत्याचार होते थे वो किसी और रूप में होते थे। आज जो अत्याचार है वो किसी और रूप में होते हैं, चाहे वो इस तरीके से जो गंदी नालियां हैं अगर वो साफ नहीं हो तो क्या हो जाएगा। और ये काम भी हाथ से ही होता है ना। सीवरेज जो है उसमें भी नीचे जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि कहीं पर शहरों में, तो शहरों में ऐसा कुछ नहीं होता है, आदमी खुद जाते हैं नीचे, फिर जाकर के उसको साफ करते हैं। सोचिए वो कितना डिफिकल्ट काम है। पढ़ना डिफिकल्ट काम नहीं है कि पढ़ना, आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, उस स्ट्रेस को संभालना, दैट इज नॉट डिफिकल्ट, वो आप कर ही लेते हैं। हमने वो स्ट्रेस सहा हुआ है, आप भी वो स्ट्रेस कर रहे हैं कि पढ़ाई का है, नहीं हो रहा है, अगली बार कर रहे हैं, फिर नहीं हो रहा है, फिर कर रहे हैं ट्राई, फिर नहीं हो रहा है, लेकिन कर रहे हैं ना। वो उतना ज्यादा नहीं है। किसी एक दिन आप कहीं से गए और वहां पर सीवरेज की जो पाइप है वो फटी हुई है, तो आप वहां से ऐसे निकलेंगे कि वे मुंह बंद कर लिया और फिर निकल लिए। अब सोचिए वो उसमें जा रहे हैं, नीचे गड्ढे में जा रहे हैं, सोचिए वो कितना तकलीफ दे होगा जब आप उसमें जा रहे हो, और उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उनकी ऐसी क्या बैक स्टोरी रही होगी कि उनको वो काम करना पड़ रहा है। तो उसके बारे में सोचा जाना चाहिए। खैर, और क्या हो सकता है इसके अलावा, वी हैव खाप पंचायत इन द पंजाब एंड हरियाणा जो सीधे ही जाकर के ऑर्डर सुना देते हैं। हाउसिंग डिस्क्रिमिनेशन है, सम कम्युनिटीज डिनाई द रेंटल हाउसिंग्स, ऐसा होता है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता है, तो रेंटल हाउसिंग में क्या होता है, अगर आप देखें ये जो आवास का भेदभाव है कास्ट के बेसिस पर, मेन कुल्लू में जाइएगा आप, हमें हमारे दोस्त बता रहे थे कि मेन कुल्लू में क्या होता है कि अगर आप कहीं पर रेंट पर, ये किराया रेंट पर आप कहीं पर रूम खरीद रहे हैं, तो आपको पूछा जाएगा इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं पूछा जाएगा कि आपकी जो कास्ट है वो क्या है, फिर जाकर के आपको रूम दे दिया जाएगा। तो वो कह रहे हैं ऐसे ऐसे करके हमसे पूछ रहे हैं। तो ऐसा होता है, अगर आप मानते हैं ठीक है, नहीं मानते हैं तो आपकी इच्छा है। कुल्लू में या फिर इसके अलावा जैसे शिमला है, शिमला वाले इलाके में ऐसा नहीं होता है। जो अगर आप मेन शिमला कहें, हम म्युनिसिपल में एरिया में जो आता है, यूनिवर्सिटी जो एरिया है, वहां पर ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन कुछ एक एरिया वहां पर ऐसा होता है। ठीक है, खाप पंचायत में क्या होता है कि वो डिसीजन अपने एंड से सुनाते हैं कि ये डिसीजन जो है वो हमारा है, और उसमें होते भी जो है वो अपर कास्ट के ही होते हैं, तो उनका जो डिसीजन होगा वो मानना ही होगा, फिर कुछ नहीं किया जाता उसमें। देन वी हैव अर्बन वायलेंस, हो सकता है कई जगह हो। रूरल मार्जिनलाइजेशन, एससी हाउसेस ऑफन एट आउटस्किर्ट, नो वाटर इलेक्ट्रिसिटी। हमारी एक मैम थी, सोशोलॉजी की मैम थी, तो उनका मुझे कॉलेज के टाइम का याद है। तो वो बता रहे थे, जब हम कास्ट सिस्टम वहां पर पढ़ रहे थे, तो कास्ट सिस्टम के बारे में वो बता रहे थे कि जो भी राजपूत हो, ब्राह्मण हो, उनके जो घर होते हैं वो थोड़ा सा
एक जगह पर होते हैं या फिर किसी ऊंची जगह पर होते हैं, क्योंकि वो पहले से रहा हुआ है ना कि एक ऊंची कास्ट से बिलोंग करते हैं, पावरफुल लोग हैं, और उसके बाद जो जमीन जो दी गई है, या तो वो राजपूतों के द्वारा दी गई है, या तो वो राजपूतों ने भी जो जमीनें दी हैं, मेजर जो जमीनें हैं वो राजपूतों के पास ही हैं, और इसके बाद जमीनें राजपूतों ने ब्राह्मण को दी हैं, राजपूतों ने जमीनें एससी कास्ट को दी हैं, जो भी अलग अलग कास्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो भूमि थी वो राजपूतों के पास ही थी। अगर पहले की बात करें, आज की बात भी करें तो आज भी राजपूतों के पास ही है ना। इसमें कोई परिवर्तन उतना ज्यादा नहीं आया है। ब्राह्मण इसी के लिए दी गई थी क्योंकि उनको पूजा पाठ करने के लिए कोई पद्धति वगैरह फॉलो करने के लिए उन्हें ब्राह्मण की जरूरत पड़ी। जब आर्यंस यहाँ पर आए, आर्यन को ही तो हम कहते हैं ना, तो उन्हें भी जरूरत पड़ी। उनके साथ जो आए थे कि सेज विश्वामित्र आ रहे हैं, सेज भारद्वाज ऋषि जो आ रहे हैं उनके साथ में ही, आजकल आप हिमाचल जी के भी क्लासेस लगा रहे होंगे ना, तो जब वो आर्यंस आए, उन आर्यंस के साथ ही इन ऋषियों का आना भी हुआ। जब ये ऋषि आए तो उनकी जो पद्धति थी, किस तरीके से वो पूजा पाठ करते हैं, वो भी उसमें भी परिवर्तन आया। ठीक है, तो यहां पर बात चली हुई है अभी कास्ट सिस्टम की, तो ये सारी चीजें इनके साथ होती हैं। ठीक है, कास्ट डिफरेंट फ्रॉम द लोकल, बिल्कुल दे आर ट्रेडिशनल काउंसिल्स, वो इलेक्टेड करके नहीं आती हैं वो। अच्छा, बकरा वगैरह हवन वगैरह कह रहे हैं कुछ बनते, चलो ऐसा होता है, अब मान्यता है, हम इसमें ये नहीं कहेंगे, कटाक्ष करेंगे पूरा के पूरा कि वह गलत है, वो नहीं, अपनी अपनी मान्यता है और उस मान्यता के अनुसार उनको चलना चाहिए। हाँ, जहां पर वही है, जहां पर दूसरे के अधिकार शुरू होते हैं वहां पर आपके खत्म होते हैं। उन अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके हैं, तो इसके फंडामेंटल राइट वो इसके हैं। अगर आप कुछ कर रहे हैं वो आपका अधिकार है, और ये व्यक्ति कुछ कर रहा है तो वो उसका अधिकार है। उन दो अधिकारों के बीच में आप नहीं आ सकते हैं, आप यहां नहीं जा सकते हैं, ये इधर को नहीं आ सकते। आपके अधिकारों की जब वो बात हो, तो उस अधिकारों में अगर वो अपनी चीजें कर रहे हैं तो ठीक है, पब्लिक स्पेसेस में नहीं कर रहे हैं, अपनी उनकी मान्यता है, अपने घर में है कुछ कर रहे हैं, दैट इज अप टू देम, तो वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके ओके। देन वी हैव नेक्स्ट काउ विजिलेंटिज्म, गौ रक्षकता। कई बार क्या होता है, दलित जो है वो टारगेटेड लेदर ट्रेड करते हैं, तो उसके लिए टारगेट भी किए जाते हैं कई बार। देन वी हैव ऑनर किलिंग, जो मैंने आपको बताया, कास्ट मैरिज रूल्स, ये आपको लिखना पड़ेगा। कास्ट जो है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि हम ऐसे ही आपको बता रहे हैं, जो कास्ट है मेंस का पूरा कंसेप्ट है। आजकल जो हम एचपीएस जो मेंस के स्टूडेंट है उनको ये कंटेंट दे रहे हैं, तो अगर आपको ऐसे ही लग रहा है कि हम तो सिर्फ ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं यहां पर, तो वो आप दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है ना, ये मेंस का कंसेप्ट है। सोसाइटी वाला जो हिस्सा है, सोसाइटी में हम पूरा पूरा कास्ट के बारे में पढ़ेंगे, कल्चर के बारे में पढ़ते हैं मेंस में जब आप पढ़ेंगे इसको। तो वी हैव यूनिवर्सल डिस्क्रिमिनेशन, रोहित वेमुला की जो सुसाइड किया 2016 में, खा पंचायत प्रमोट एक्सक्लूजन, बहिष्कार का बढ़ावा देती हैं वो, महाराष्ट्र एंटी सोशल बॉयकॉट एक्ट, तो इसको तो हम रहने देते हैं। एंड देयर आर सम कास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो। हम बात कर रहे हैं अभी अनटचेबिलिटी की, आर्टिकल 17 की, कि आर्टिकल 17 में अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत होना चाहिए, वो पूर्ण तरीके से होना चाहिए। लेकिन पूर्ण तरीके से वो अंत होगा कैसे, उसके बारे में चर्चा हो रही है। अब उस होने के लिए उसमें क्या होता है कि कास्ट वाला जो एंगल है वो बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो देयर आर सम कास्ट कन्फ्लिक्ट्स, जैसे कि वी हैव दिस खैरलांजी मैसेकर 2008 एंड भीमा कोरेगांव वायलेंस 2017। दिस इज भीमा कोरेगांव वायलेंस 2017। इसमें क्या हुआ था कि दो जो कम्युनिटी उनके बीच में कुछ क्लैशेस हुए थे। ये ज्यादा उतना खतरनाक था नहीं, ये वाला। अगर आप खतरनाक देखना चाहेंगे, दिस खैरलांजी, जो ये खैरलांजी वाला मैसेकर था, ये एक दिल दहलाने वाली घटना थी। और ऐसा होता है कि वो सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में आता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। अगर आप इसको सुने, इस कहानी को सुनिएगा, इसमें होता क्या है कि 29 सितंबर 2006 को इन खैरलांज महाराष्ट्र 4 मेंबर ऑफ द Bhotmanji family belonging to an SC community were brutally murdered by the members of the dominant caste, dragged from their home, tortured, sexually assaulted, and killed in their horrific and acts begs to questions how do they address caste-based trauma when justice remains elusive.
तो ये तो सिर्फ आधा लिखा हुआ है, यहां पर पूरा नहीं लिखा हुआ है। 4 लोग थे, 4 लोग एससी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र में उनका मर्डर हो जाता है, उनको सबके सामने नग्न कर दिया जाता है, वस्त्र उतारे जाते हैं उनके, फिर उनको मार दिया जाता है और इतने ब्रूटल तरीके से उनको मार दिया जाता है और ये कहीं पर न्यूज नहीं आती है। न्यूज थोड़ी आती है, सोशल मीडिया पर ये पूरा के पूरा ये नहीं बन पाता है कि ये कोई घटना है। और ऐसी घटनाएं आज के समय में भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये घटना है। आप सोचिए, किसी डोमिनेंट कास्ट के लोग, कोई डोमिनेंट कास्ट है और उस डोमिनेंट कास्ट के किसी एक लड़का या लड़की को उसके साथ ऐसी घटना होती है तो पूरा पूरा समाज इकट्ठा हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्योंकि वो दलित है तो इसलिए पूरा का पूरा समाज इकट्ठा नहीं हो पाएगा। अब वो क्योंकि नाम दलित जुड़ गया है तो इसलिए कहा जाएगा कि वो दलित की तो बेटी है। राजपूत होती, ब्राह्मण होती तो कहा जाता कि ब्राह्मण की बेटी है, हिंदू की बेटी है, कैसे छीन लिया गया, कैसे इसके साथ ये दुर्व्यवहार हुआ। राजपूत की बेटी होती तो सारे क्षत्रिय एक साथ हो जाते, लेकिन यहां पर ये नहीं हो पाता है। ये सैड स्टोरी है कि हर एक कम्युनिटी जो है वो अपने अपने बारे में ही सोचती रहती है, जिससे वो फिर जो मुद्दा रहता है वो उस मुद्दे की बात ही नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज जो आज के समय में चल रहे हैं, मुद्दे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव द मुद्दा ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इस अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे पर डिफरेंट डिफरेंट है। एक एससी के जो एसआई है उसकी वैकेंसीज नहीं आई हैं, जेबीटी है चला हुआ वो अलग अपना चला हुआ है, टीजीटी है वो अपना चला हुआ है, एनटी आएगी कि नहीं आएगी वो अलग है। और साथ ही साथ में कुछ एक स्टूडेंट है जो कांस्टेबल कह रहे हैं कि भाई ये आनी चाहिए, सिर्फ एकजुटता नहीं है। अब जब बात आएगी कांस्टेबल की तो कांस्टेबल वाले एक साथ आ जाएंगे, हाँ हमारे कांस्टेबल कांस्टेबल हो गया, ठीक है। एसआई वाले बोलेंगे एसआई वाले हो गए, सिर्फ सिर्फ। जब अनएम्प्लॉयड है तो अनएम्प्लॉयड है, उसके लिए क्या डिफरेंट डिफरेंट, वो सारे इकट्ठे ही तो हैं। आप एग्जाम की तैयारी तो कर ही रहे हैं, आपके पास सवाल पूछने का इतना हक तो होना चाहिए, आपको इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि आप सरकार से सवाल पूछ पाए। लेकिन कौन ही सरकार से सवाल पूछता है। जब टीजीटी की बात आएगी तो टीजीटी वाले कहेंगे सिर्फ हम लड़ने जा रहे हैं, जेओए वाले की बात आएगी तो वो कहेंगे हम ही लड़ने जा रहे हैं, हम ही खत्म हो गए बात। तो मैं आपको इससे बताना चाह रहा हूं कि अपने अपने लगी होती है सबको ही। जैसे अभी डॉक्टर का कुछ चल रहा था कि चंबा में किसी डॉक्टर को एक धारदार जो हथियार है उससे काट दिया गया, निशान पड़ गया, आई थिंक गले के पास कहीं पर। तो डॉक्टर के साथ भी हिंसा होती है, लेकिन जब डॉक्टर के साथ हिंसा होती है तो सिर्फ डॉक्टर इकट्ठे होते हैं। किसी और के साथ हिंसा हो जाएगी तो डॉक्टर नहीं आएंगे, फिर कुछ एक डॉक्टर आएंगे, सारे नहीं आएंगे। वो कहेंगे कि हमारी कम्युनिटी है, ये तो सिर्फ डॉक्टर की कम्युनिटी है। वेस्ट बंगाल में डॉक्टर के साथ हुआ तो वहां पर भी डॉक्टर इकट्ठे हो गए, नेशन वाइड वो जुड़ा, लेकिन एट द एंड वो डॉक्टर के पास ही रहा कि वे डॉक्टर है, डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं। वैसे ही यहां पर भी एक कम्युनिटी चल रही होगी, अपने अपने चल रहा है। तो अपने अपने चलने से कुछ नहीं होगा। समाज में परिवर्तन तभी आते हैं जब सारे एक साथ हो जाते हैं, सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। अभी जैसे बोर्ड वाला मुद्दा चला हुआ है कि वोट चोरी हुए हैं, तो अगर वोट चोरी हुए हैं तो लोग सोच रहे हैं कि ये तो बीजेपी का, ये तो कांग्रेस वालों की चाल है कि ऐसे ही कह रहे हैं कि वोट चोरी हुए हैं। और बाकी जो इंटेलिजेंस मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, या फिर जो बीजेपी के लोग हैं, या फिर जो न्यूट्रल लोग हैं, किसी को असर ही नहीं पड़ रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं। आपको भी असर नहीं पड़ रहा होगा कि वोट चोरी हो रहे हैं तो क्या ही हो जाएगा। अगर वोट चोरी होता है तो हमारी डेमोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो डेमोक्रेसी के लिए यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। कोई भी ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि आपके पास अधिकार ही एक है कि आप अपने प्रतिनिधि को चुनें, और उस प्रतिनिधि को चुनने का आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज योर वोट। अगर उस वोट के साथ भी ये कुछ ऐसे किए जाते हैं, ये फ्रॉड किए जाते हैं, तो इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है? अगर आप कहते हैं कि भैया राहुल गांधी पप्पू है, तो वो तो फिर यूनिवर्सल चीज आप कह रहे हैं कि वह सबने माना है पप्पू है, वो उसको आपने नॉर्मलाइज कर दिया ना। अब उनकी बात का जो असर है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अभी के लिए अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि अगर वोट चोरी हुई है तो वो क्यों हुई है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के हैं, हम बीजेपी के हैं, ये नहीं है मुद्दा। मुद्दा यह है कि अगर ऐसा हुआ है, अगर किसी एक घर से 80 वोट डले हैं, तो वो क्यों डले हैं, कैसे डले हैं वो, तो क्या उसमें फ्रॉड हुआ है ना? अनटचेबिलिटी एक वन ऑफ द रीजन है जिसकी वजह से रिफॉर्म लाना मुश्किल है। मे बी आप कह सकते हैं रोहन, है ना, वो भी कह सकते हैं आप। अच्छा, हम इसमें आगे चल रहे हैं, फिर बताते हैं जरा, इसमें और भी थे। यूनिटी इज नेसेसरी फॉर द रिफॉर्म्स, बिल्कुल, ये आपने पूरा क्रक्स निकाल दिया, है ना। तो यूनिटी जो है वो जरूरी है किसी भी चीज के लिए, और उस रिफॉर्म के लिए बलि लगती है हमेशा, और वो बलि का बकरा कौन होगा उसका पता नहीं है, क्योंकि मुद्दे इतने ज्यादा हैं जिनकी कोई चर्चा ही नहीं है। यूथ सोया हुआ है कि भैया ठीक है, आराम से रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, पूरे के पूरे स्क्रॉल कर रहे हैं। पहले क्या होता था ना, पहले न्यूज़पेपर में आता था, न्यूज़पेपर में आप पढ़ते थे बड़ी बड़ी हेडिंग्स, तो आप पता लगता था कि अरे 2G स्कैम का ये हो गया, 2G स्कैम हो गया, और पूरा आप स्कैम के बारे में पढ़ रहे हैं कि क्या क्या डिटेल में आप पढ़ रहे हैं। आज के समय में ऐसा है नहीं। अगर कोई स्कैम हुआ भी है तो कितने दिन, 5-6 दिन उसके बाद में चर्चा रहेगी, उसके बाद खत्म हो गया। अडानी वाला जो स्कैम है वो कितनी बार न्यूज में आया कि उसके शेयर्स ऐसे, कि उसने कंपनी ऐसे बनाई है, ऐसे किया उसने, सब कुछ कितनी बार न्यूज में रहा, लेकिन वो खत्म हो गया सब कुछ। क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया ही पकड़ में हो जाएगी तो उन मुद्दों को आपकी नजरों से गायब करना चुटकी का काम है। इतने में मुद्दा गायब, आप उसके बारे में सोच भी नहीं पाएंगे। अगले हफ्ते एक नया मुद्दा आ जाएगा। अभी बोर्ड वाला मुद्दा चला हुआ है, नेक्स्ट हफ्ते देखिए आप नया मुद्दा आपके सामने आ जाएगा कि नया मुद्दा क्या है। अब अभी यूएसए वाला चला हुआ है, उसके बारे में भी चर्चा नहीं है कि हमारे जो यूएस के साथ रिलेशंस हैं वो इतने खराब क्यों हुए, ऐसी क्या दिक्कत आ गई। हमें उसके बारे में सोचना तो पड़ेगा ना। आप ऐसे ही नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, मोदी जी हैं। है मोदी जी अपनी जगह पर, उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है, देश के लिए अच्छा किया हुआ है, विदेश नीतियों के लिए भी अच्छा किया होगा। लेकिन आज के समय में अगर आप सवाल ना पूछें, कहीं पर भी आप सवाल ना पूछें, तो ये तो गलत बात है। फिर हम बात करते हैं इसकी, देन वी हैव, इसके लिए हमने लॉज लाए, फॉर एग्जांपल अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट, इससे हमने इसको पनिशेबल बना दिया। 1976 अमेंडमेंट, नेम चेंज टू प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। देन वी हैव आर्टिकल 17, देन वी हैव आर्टिकल 46 जो प्रमोट करता है SC/ST इंटरेस्ट को, एंड आर्टिकल 338 सॉरी, नेशनल कमीशन फॉर SCs, एंड आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर STs। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या ये आपको याद आ रहा है कि ये कमीशन कब बनाया गया था, नेशनल कमीशन फॉर STs? क्या किसी को याद आ रहा है ये? SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, एंड देन वी हैव प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955, थरोड कमेटी 2017 की, इन्होंने स्टडी दिस कास्ट बाइसेस इन द हायर एजुकेशन। अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, वहां पर कास्ट बाइसेस आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि हायर जो एजुकेशन में है उसमें दलित या फिर हम SC/ST के लोग कहें उनकी संख्या बहुत कम है। तो वो होनी चाहिए, वो क्यों नहीं है? या फिर हो सकता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में हो, उस एडमिनिस्ट्रेशन में SC और ST के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, सीज कर दी, किसकी प्रॉपर्टी सीज की हुई है? देन वी हैव जुडिशियल क्लैरिफिकेशन। मैसूर हाई कोर्ट ने कहा कि दिस अनटचेबिलिटी इज हिस्टोरिक कास्ट बेस्ड डिसेबिलिटी। ये क्या रखना है आपने? ये रखना है, ये आपने याद, इसको रखेंगे आप याद कि ये है क्या। तो वी हैव दिस मैसूर हाई कोर्ट अनटचेबिलिटी, मैसूर हाई कोर्ट, उन्होंने क्या कहा? दिस अनटचेबिलिटी इज अ हिस्टोरिक कास्ट बेस्ड डिसेबिलिटी। और ये लाइन लिखेंगे आप मेंस में डायरेक्टली। मैं आपको हर बार कह रहा हूं कि आप मेंस की तैयारी करो, मेंस की तैयारी करो, मेंस का लिखो। प्रीलिम कर भी लेंगे हम, मॉक टेस्ट ले रहे हैं, कुछ भी करेंगे, हो जाएगा। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 17 को कहा ऑल्सो दिस अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। अगर कोई प्राइवेट, जरूरी नहीं कि सिर्फ स्टेट हो, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है तो उसके खिलाफ भी सेम लॉ अप्लाई होंगे। आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 17 कंप्लीट, देन आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। कौन से टाइटल? टाइटल ये वाले, जैसे कि हम कहते हैं किसी को राजा, महाराजा, ठीक है, राय साहब कहते हैं, राय बहादुर कहते हैं, दीवान बहादुर कहते हैं, राज बहादुर कहते हैं, राय बहादुर कहते हैं। तो ये सब चीजें जो टाइटल्स हैं, इनका अबॉलिशन,
ये कोई भी अपने नाम के सामने नहीं लिखाएगा, क्योंकि हम महाराजा, महाराजा अधिराजा, आप अपने आप को कहें, ये कहें तो राजा महाराजा ये तो नहीं कह सकते हैं। अगर आलम कल दिन कहें कि हम महाराजा हैं, अपने नाम के सामने ने लिख दिया महाराजा आलम, तो ये तो नहीं होगा। इनका नाम भी लग रहा है मुगल्स की तरह, है ना। अंत में मुझे वही नाम दिख रहा है यहाँ पर। तो आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सॉरी आर्टिकल 18 अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, इससे पहले अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, उससे पहले पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, उससे पहले आर्टिकल 15 और डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वो 5 चीजें मैंने आपको बताई थी। देन उसके पहले आर्टिकल 14 इक्वालिटी अबॉलिशेस टाइटल्स दैट क्रिएट क्लास डिस्टिंक्शंस। इससे क्या हो जाएगा, क्लास डिस्टिंक्शन ही होगी ना, एक राजा बन गया, एक महाराजा बन गया, एक महाराजा अधिराजा बन गया, तो इससे क्लास डिस्टिंक्शन हो गया, वर्गों का विभाजन हो गया, और उस वर्ग के विभाजन से बचना है हमें, क्योंकि हमारा संविधान है, इक्वालिटी है, यहाँ पर सारे बराबर हैं, कोई राजा महाराजा थोड़ी ना है, पहले खत्म हो गया वो। तो अबॉलिशन ऑफ दीज टाइटल्स। लेकिन इन टाइटल्स में जो बाकी की चीजें हैं, वी हैव दिस डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी एंड दिस इज अवेलेबल टू ऑन इंडियन सिटीजन्स, वो तो बात अलग है। इसमें क्या है, जैसे भारत रत्न हो गया, ये सारे जो टाइटल्स है ये इसमें नहीं गिने जाएंगे। तो स्टेट आर्टिकल 18 क्लॉज 1, स्टेट शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस। तो स्टेट इस तरह के टाइटल जो है वो देगा नहीं, और स्टेट देता भी नहीं है ऐसे टाइटल। स्टेट अगर टाइटल देता है किसी को, तो वो कैसा टाइटल देगा आपको, मान लीजिए ये मिलिट्री टाइटल दे दिया, कुछ लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको कह दिया, या कुछ भी आपको टाइटल दे दिए, तो वो अलग है। एकेडमिक डिस्टिंक्शन हो सकती है, तो वो अलग टाइटल है। देन वी हैव आर्टिकल 18 क्लॉज 2, नो इंडियन सिटीजन कैन एक्सेप्ट अ टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। हम कोई भी फॉरेन स्टेट से कोई टाइटल एक्वायर नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट, गले में दर्द। किस चीज की डेफिनेशन नहीं है, किस चीज की, अनटचेबिलिटी कह रहे हैं या फिर टाइटल कह रहे हैं? देखो, पहला है कि स्टेट कोई टाइटल नहीं देगा, दूसरा है कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 18 क्लॉज 3, नो सिटीजन इन ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट ट्रस्ट इन इंडिया, जो भी गवर्नमेंट जॉब कर रहा होगा, कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विद कैन नॉट एक्सेप्ट फॉरेन टाइटल विदाउट प्रेसिडेंट्स कंसेंट। ठीक है। तो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में है, मान लीजिए यहां का कोई फॉरेन ऑफिसर है, नहीं, प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, तो आर्टिकल 18 क्लॉज 3 में क्या कहा गया है कि नॉन सिटीजन इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और द ट्रस्ट, मान लीजिए कोई बाहर है, यहां पर फॉरेन सर्विसेज में बाहर, तो वो कोई वहां उस स्टेट का जो टाइटल है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उससे पहले उसे प्रेसिडेंट की अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर जाकर वो एक्सेप्ट कर सकता है। एंड आर्टिकल 18 क्लॉज 4 में क्या है, एनी पर्सन और सिटीजन नॉन सिटीजन इन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट एक्सेप्ट गिफ्ट, सैलरी और ऑफिस फ्रॉम ए फॉरेन स्टेट विदाउट प्रेसिडेंट कंसेंट। ये पहले क्या कह रहा है, पद की बात कर रहे हैं, पहले बात कर रहे हैं हम फॉरेन टाइटल की, दूसरे में बात कर रहे हैं कोई सैलरी ले रहा है, कोई गिफ्ट ले रहा है, कोई ऑफिस ले रहा है, तो वो नहीं कर सकता है। मान लीजिए हम फॉरेन स्टेट में है, कोई आप में से कोई फॉरेन स्टेट में है, बाहर है, तो उस फॉरेन स्टेट में आपको बाहर वाले लोग कह रहे हैं कि हम आपको सैलरी देंगे, ये आपको गिफ्ट दे रहे हैं, हम ये मर्सिडीज कार दे रहे हैं, ये सब चीजें आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं विदाउट द प्रेसिडेंट्स कंसेंट। आर्टिकल 18। देन नेशनल अवार्ड जो है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिए जाते हैं टू ऑनर एक्सेप्शनल कॉन्ट्रीब्यूशन इन वेरियस फील्ड्स, तो वो इसमें नहीं आते हैं। जैसे भारत रत्न है, पद्म अवार्ड्स है, दे आर नॉट कंसिडर्ड द टाइटल अंडर आर्टिकल 18। ठीक है, और इनका मिसयूज भी नहीं किया जा सकता है। दिस प्रमोट एक्सीलेंस एंड डेडिकेशन। तो इसमें क्या होता है, इसका आप मिसयूज नहीं कर सकते हैं। मिसयूज इन द सेंस कि आप अपने नाम के पहले नहीं लिख सकते हैं कि भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न श्री ये अपने नाम के सामने कोई और कह रहा है आपको, मान लीजिए आप कहीं पर जा रहे हैं और जिनको भारत रत्न दिया गया है और उनको कहा जा रहा है कि भारत रत्न से सम्मानित ये व्यक्ति हमारे सामने आज प्रस्तुत हैं, आज उपस्थित हैं, तो आप कह सकते हैं। लेकिन वो व्यक्ति ही अपने नाम के पहले उसका यूज करने लग जाए, भारत रत्न श्री ये पद्म विभूषण ये नाम करके, तो वो यूज नहीं कर सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में जाकर के वापस देना पड़ेगा, वो जो अवार्ड मिला है उसे वापस देना पड़ेगा, है ना। तो ये है।
क्या कह रहे हैं आर्टिकल, सर जो पीएम और प्रेसिडेंट के ड्यूरिंग फॉरेन विजिट के टाइम एज पर 18(2), व्हाट इज दिस 18(2), दिस नॉन सिटीजन ऑफ 18(2) में थी, 3 में फॉर द फॉरेन स्टेट्स। तो पीएम को इतने अवार्ड से ऑनर किया गया है, कंसेंट तो उसमें लगती है, लेकिन कौन ही पूछता है ना, पीएम साहब को तो कोई पूछेगा नहीं, वैसे तो कंसेंट तो लगेगी कि अगर फॉरेन स्टेट से कहीं से आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, कंसेंट तो लगेगी, लेकिन उससे पूछा नहीं जाएगा उस केस में। वो तब है अगर आप कोई अधिकारी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं कहीं, तब जा करके, या फिर कोई छोटे मोटे नेता हैं वो जा करके, लेकिन नहीं, पीएम के लिए तो नहीं कि वो पूछें प्रेसिडेंट से कि हम ये लें कि नहीं लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19, वी हैव 6 फंडामेंटल फ्रीडम्स, 6 प्रकार की आज़ादी हमको दी गई है। हमारा संविधान हमें 6 प्रकार की आज़ादी को देता है, और यही डायग्राम आपने बनाना है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 18 ऐसे ऐसे करके ही बना देना अपने कॉपी में। दिस इज आर्टिकल 14 एंड दिस इज आर्टिकल 21 एंड दिस इज आर्टिकल 19। दिस इज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दिस इज व्हाट, गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भारतीय संविधान का एक गोल्डन ट्राइंगल है, या फिर हम कहें इसको कौन सा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज कहेंगे इसको। ये अवार्ड देश के नाम पे होता है। हाँ, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मतलब वहाँ का हाईएस्ट अवार्ड दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है फिर, और लेते भी नहीं है, ऐसा लेते इन द सेंस कि परमिशन वगैरह नहीं लेते हैं कुछ, है ना। तो इसको आप लिखो, दिस इज द गोल्डन ट्राइंगल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। काफी हो गया आज के लिए। स्वर्णिम त्रिभुज, हाँ स्वर्णिम त्रिभुज मेंस में लिखेंगे आप। ये मेंस में कहीं पर भी बात आती है, डायग्राम बना करके छोड़ दो, कहानी कंप्लीट हो जाएगी। काफी आज के लिए। अभी ऐसा भी हो सकता है शायद 2-3 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद हमें घर भी जाना पड़ सकता है, तो मैम आपकी क्लासेस ले सकती हैं, जो अभी हिमाचल जी की क्लासेस ले रही हैं, क्योंकि हमारे साथ जो आज रात की ही घटना थी, आज रात की ही, जो अभी पिछली रात की थी घटना थी, तो आपका आंसर चेक नहीं हुआ? नहीं, जो हमने वहां पर थे वो तो कंपाइल कर लिए थे वैसे। तो हमारे जो लैंडस्लाइड है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, घर के साथ में ही हुआ है, तो हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं है बिल्कुल घर तो सेफ है, मतलब खेत की तरफ को तो काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ है, ऊपर से जाकर के पूरी की पूरी सड़क जो थी वो नीचे आ गई, जो पेड़ पौधे थे आई थिंक 20-25 जो पेड़ पौधे थे वो भी गायब हो गए। वो तो सिर्फ हमारे हुए हैं, बाकियों के तो बहुत, बाकियों के ऊपर ऊपर से आकर के नीचे आ गए, सारे खत्म हो गए। तो हो सकता है थोड़े टाइम के लिए हमें घर जाना पड़े, 2-3 दिन के लिए, क्योंकि एक दिन जाने के लिए लगता है, फिर आने के लिए लगता है एक दिन ठहरना भी पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से हम भी घर नहीं गए हैं। आई थिंक 8वां महीना है ये। कब गए थे? शिवरात्रि के टाइम गए थे, आई थिंक मार्च में गए थे, तो 5 महीने तो हो ही गए हैं। वैसे तो हम काफ़ी कम जाते हैं, लेकिन इस बार जाना पड़ेगा। तो मैम आपकी क्लासेस ले लेंगी, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही हिमाचल जी की क्लासेस में, तो भी हमें बता देना, कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा है, टाइमली हमें बता देना। कल ही सेंड की थी पीडीएफ, टेलीग्राम पर सेंड की थी आपने? अनामिका का कहीं नाम तो नहीं आया था उस पीडीएफ में? आपके सोल्यूशन सेम सिचुएशन है, ऐसा ही हो रहा है आजकल, घटना ही बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्या ही कहें उनको, है ना। तो आपके जो आंसर है तब कहाँ चले गए वो? एक मिनट ज़रा,
आपने एक बार बता देना है, ठीक है, बता देना है आपने, तो फिर हम चेक कर लेंगे उसको। ठीक है, तो अगर कुछ भी आपको लगे उसमें डाउट है, कुछ ये सब चीज़ें हैं, तो हमें टाइमली बता देना है ताकि हम उसमें चेंजेस कुछ ला सकें। ठीक है, बाकी में कुछ एक रिव्यूज़ कि हम कोशिश कर रहे हैं उनमें अभी क्वेश्चन बैंक बनाने की हिमाचल जीके के लिए, ये सब चीज़ें। ठीक है, चलें ख़त्म करें, कल हम यहाँ से आगे देखेंगे फ्रॉम दीज फंडामेंटल राइट्स। रटने पर ध्यान मत दो, आप ये मत सोचो कि हमने कितना पढ़ा, कम पढ़ा, ज़्यादा पढ़ा, इससे पर ध्यान नहीं देना है अभी। ठीक है, ध्यान ये देना है कि हमने कितने वाइड एंगल से उसको पढ़ा है, ये ध्यान देना है। और मैं पहले आपको कह चुका हूं कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ वैसा नहीं पढ़ रहे हैं कि ये आर्टिकल खत्म कहानी, वो आपको मेंस में आपको जाकर के पता लगेगा फिर। ठीक है, ओके, चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। गुड नाइट। ओके ओके, गुड नाइट, गुड नाइट।